अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मा बहुत मुबारक हो। सो वीकेंड इज़ राउंड द कॉर्नर और वीकेंड पे हमारे बहुत सारे प्लान्स होते हैं, लेकिन हमारे प्लान्स में क्या क्या होता है और आपका वीकेंड का क्या प्लान है, ये हरमीत सिंह से पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या प्लान किया इस वीकेंड को ज़बरदस्त सा बनाने के लिए। ऑल दो सियासी सूरत हाल पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले फौरी तौर पर इस्लामाबाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सोहा। वैसे वीकेंड की बात की जाए तो हलचल तो रहती है इस्लामाबाद की अगर बात करें, और अब हमारे प्रेस क्लब के इलेक्शन आ रहे हैं तो फिर हमने मीटिंग्स वगैरह में भी करनी है, और फिर कहीं ना कहीं अब इलेक्शन की मुहिम है हमारे लिए, तो उसमें भी हिस्सा लेना है। तो जाहिर बात है ये वीकेंड नहीं बल्कि मार्च तक ही मामला इस किस्म के लग रहे हैं कि ज़्यादा मसरूफ नजर आएंगे। बहरहाल आपका वीकेंड मुझे लगता है कि आप अच्छा होगा और आप अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, लाहौर की अगर हम बात करें तो चले पाकिस्तान सुपर लीग से शुरू कर लेते हैं। इस्लामाबाद से भी आप चुके हैं तो आपको पता है इस्लामाबाद को एक विक्ट्री मिली है, और पेशावर ज़ल्मी जो है उससे ज़बरदस्त विक्ट्री लेने के बाद अब लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो कल ये कहा जा रहा था कि लाहौर में दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की जाएगी PSL के मैचेस के लिए। तो लाहौर में आगे ही बहुत सारी हैपनिंग है। आप पॉलिटिकल हैपनिंग देख लें, आप जेल भरो तहरीक देख लें, उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग देख लें, और उसके बाद अगर जो लाहौर में रहते हैं वो इस चीज़ को कनेक्ट कर सकेंगे और रिलेट कर सकेंगे। लाहौर में इस वक्त कंस्ट्रक्शन अपने अरूज पे है। आई थिंक कलमा चौक के इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन हो रही है, और उसकी वजह से आप पूरा जाम देखते हैं हर जगह। वो कैनाल रोड हो, वो कजाफी हो, या वो फिर आप देखें फिरोजपुर रोड हो, तो वो एक हब है जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई है ट्रैफिक। और आवाम जो है वो तो आपको पता है सबर का मुजाहरा, कहते हैं ना कौमों को देखना हो तो आप उनको ट्रैफिक देखें कि वो ट्रैफिक में किस तरह से बिहेव करते हैं। अगर आपने कौमों के सिविलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड होने को देखना है या उनके सबर के पैमाने को मापना है तो उसके लिए आप देखें कि वो ट्रैफिक रूल्स को कितना फॉलो करते हैं। तो आजकल तो आवाम बड़ी बेसब्री हुई हुई है। लेकिन अगर हम सियासी सूरत हाल की बात करें तो कल की अहम अपडेट में ये है कि एक तरफ जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की हम पेशी हुई तो दूसरी ही जानिब हमने देखा कि मरियम नवाज ने डायरेक्ट निशाना बनाया साबिक चीफ जस्टिस, दो चीफ जस्टिस साबिक जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनको, और उसके साथ साथ दो मौजूदा इस बेंच जो कि नो रुकनी लार्जर बेंच है उसमें मौजूद दो जजेस को डायरेक्टली निशाना बनाया। ऑल दो वो सारी स्पीच जो उन्होंने कल की उसको हम ऑनलाइन दिखा तो नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जिसमें वो डायरेक्ट निशाना बनाती रही इन तमाम तर अदलिया के जजेस साहिबान को। ऑल दो उनकी बहुत सारी मीम्स आपको पता है हरमीत, वो भी ऑन एंड ऑफ आती रहती हैं, लेकिन अब काफ़ी ब्लंट होकर वो बहुत सारी ऐसी बातें कर रही हैं जो कि हम अपने ऑन स्क्रीन नहीं दिखा सकते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इन सियासतदानों का? आपने देखा कि जब मामला इनके खिलाफ आता है तो तब इनका तोप का जो रुख होता है वो कहीं ना कहीं उस इदारों की तरफ होता है। और आपने एक और चीज़ देखी होगी कि 5 इससे पहले प्लानिंग क्या थी कि जब वो इंग्लैंड से आ रही थी तो उसमें रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम भी था और जनरल फैज हमीद साहब का नाम भी था। कल आपने देखा कि दो जो मौजूदा जजेस हैं उनकी तस्वीर और फिर वो दो फौजी अफसर जिनकी तस्वीर को हटा दिया गया था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अब क्या प्लानिंग है। लेकिन आप अगर नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून की सियासत को अगर आप देखें ना, तो अगर आप माजी में जाएंगी तो यही सिचुएशन होती थी। शहबाज शरीफ जो है लाहौर से हैंडल करते थे तमाम जजेस को, और फिर इनकी एक तारीख है, अगर आप उस तारीख को पढ़ें तो इनमें से बहुत सारे जजेस जो थे उनको सेनेटर बना दिया गया, एक को यानी क्रिकेट का चेयरमैन भी एक जज को बना दिया गया था। आप ये बताएं, ये सोचें कि उसको क्या क्रिकेट में कौन सी महारत हासिल थी, लेकिन उस जज को जो है क्रिकेट का चेयरमैन बोर्ड भी बना दिया गया था। इसी तरह हमने ये देखा है कि फिर बहुत सारे जज साहबान जो इनके वक्त में हुआ करते थे और कहीं ना कहीं इनका कहाँ माना करते थे और बेनज़ीर भुट्टो साहब के खिलाफ उनका इस्तेमाल होता था। फिर जब एक शख्स ने, एक जज ने इनकी ना मानी तो जूतों समेत इन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और उसने अपनी जान बचाने के लिए दूसरे रास्ते से जो है निकल पड़े। तो ये सिचुएशन इनकी एक ऐसी तारीख रही है। फिर इन जजेस की बात करें, जाहिर बात है हम नहीं बता सकते वो नाम, वो जो अल्फाज उसने चुनाव किया है, लेकिन यही बेंच था, इसमें से यही जज शामिल थे जब एक गैर आईनी मामला उठा और वो था कासिम सोरी का। तो उसमें जब मामला जो है इसको गैर आईनी करार देकर उस चीज़ को जो है वो फैसला बिल्कुल पीटीआई के खिलाफ आया, तब इन लोगों के ट्वीट्स आप अभी भी निकाल लें, ये इतनी ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये अप्रैल और मई की बातें हैं। तो उनमें से इन्होंने खराज तहसीन पेश किया था। लेकिन अब इनको अंदाजा हो रहा है कि मामला आईनी तौर पर, मैं कल सुप्रीम कोर्ट में था, यहाँ से शो खत्म हुआ, मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया,
इख्तिलाफात पे या दीगर चीज़ों पे वो एक अलग डिबेट है, एक अलग डिस्कशन है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे वो आप खुद देख लें कि भाई 90 दिन जो हैं, यानी जितने वकला से आप बात कर लें। फिर दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि हम पार्लियामान में क्यों चीज़ें तय नहीं करते हैं, तो फिर तय करें ना। आप एक तरफ गवर्नर कहता है कि मैंने असम्बली तहलील की है, मैं तारीख नहीं दूंगा, दूसरा कहता है भाई मैंने असम्बली भी तहलील नहीं की और मैं तारीख नहीं दूंगा। मामला जब हाई कोर्ट से आता है, पार्लियामान में एपीसी जब बुलाने की बात आई तो कौन उससे पीछे हटा? ये वज़ीर आज़म का काम होता है पीसी बुलाना। यानी आप मुशावरत से भी दूर भाग रहे हैं, आप हाई कोर्ट के फैसलों से भी दूर भाग रहे हैं। आप चाह यही रहे कि मामला जो है वो गैर आईनी हो और सिर्फ जो है कहीं ना कहीं इनको ही मौके मिले। तो मेरे ख्याल में कल जो स्पीच थी, होना तो यही चाहिए था कि इमरान खान साहब ने जब एक जज साहबा के हवाले से एक ऐसे अल्फाज का चुनाव किया था तो हमने देखा विद इन सेकंड नोटिस भी आ गए थे। और फिर दहशतगर्दी का मुकदमा और दीगर मुकदमा जो है उन पर तौहीन अदालत का जो नोटिस है उनको थमा दिया गया था। तो फिर मरीम नवाज साहबा को ऐसी कौन सी ताकत सपोर्ट कर रही है, ऐसे कौन सी उसके पास इतनी ताकत है कि वो डायरेक्ट अटैक कर रही है अदलिया पे? तो मैं समझता हूँ कि और हरमीत आप ये देखिए कि आपकी बात इतनी वैलिड है कि वो एक इमरान खान साहब के लिए होता है, एक आम आदमी के लिए होता है कानून। इमरान खान साहब का एक नाम लेने पर जो मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज किया गया, जिसके बाद हमने एक प्रोसीडिंग देखी जिसमें रोजाना की बुनियाद पर मेन स्ट्रीम मीडिया आपको अपडेट करता रहा कि इमरान खान की पेशी है और ये माफ़ी मांगने की जो सूरत हाल रही और जो माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया। अब साफ तरीके से और डायरेक्ट निशाना बनाते हुए मरीम नवाज का ये कहना है कि 5 लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त मुल्क की तमाम तर बिगड़ती सूरत हाल के जिम्मेदार है, जिसमें 2 हाजिर सर्विस जस्टिस का नाम लिया, 2 साबिक चीफ जस्टिस का नाम लिया। इस सारी सूरत हाल में तस्वीर भी दिखाई गई, यहाँ तक कि हम उसको ऑन एयर इस तरह से आपको दिखा नहीं सकते, बट ऑल दो वो स्पीच अगर आपने देखी हो तो आपको इस बात का अंदाजा होगा। इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद भी अब हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आप ये तो बता रहे हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी क्या है, कौन सा काम किसका है, लेकिन आप जरा अपनी जिम्मेदारी पे भी नजरसानी करें कि सुप्रीम कोर्ट का दरअसल जो है वो जिम्मेदारी किस चीज की, कि अगर आप बेंच बना रहे हैं तो वो बेंच जो है वो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। इस हवाले से भी उन्होंने हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी मुखातिब करते हुए कहा। ऑल तो ये स्पीच जो है वो आपने कल देखी, इसको हम डिटेल में आज के प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे। अभी अपने टिपिकल रनडाउन की तरफ चलते हैं कि आज के रनडाउन में पॉलिटिकल सिनेरियो में, फैशन में और स्पोर्ट्स में और सेहत में हमने आपको क्या क्या सेगमेंट्स जो है वो आज डिस्कस करने हैं। सो टॉप स्टोरीज में टॉप ऑफ द ऑल हम सेगमेंट में यही डिस्कस करेंगे कि इस वक्त जो 5 एक जर्नल और 4 जजेस का नाम जो लिया गया है मरीम नवाज की जानिब से, उसके बाद हमारे सीनियर एनालिस्ट जो हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, और अभी मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की अहम पेशी जो है वो कल हुई है, ये प्रोसीडिंग अभी आगे चल रही है और इलेक्शंस के हवाले से क्या हतमी फैसला होता है ये देखना भी अभी बाकी है। तो इस हवाले से भी हम डिटेल में बात करेंगे आज के रनडाउन में अपनी टॉप स्टोरीज में। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे चूंकि सेहत का और हमारी मौजूदा माशी सूरत हाल का कोई ना कोई सेगमेंट कंपल्सरी होता है गुड मॉर्निंग पब्लिक के पूरे रनडाउन में। तो टॉप ऑफ द ऑल आज हम ये भी बात करेंगे कि आपको पता होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा फार्मूला दूध और डब्बे का दूध जो है वो बच्चों के लिए है। बच्चा 5-6 दिन का हो और माँ का दूध अगर नहीं पी पा रहा हो या कोई और मसला मसाइल हो तो फौरी तौर पर डब्बे के दूध पर लगा दिया जाता है। क्या उसमें वो अफादियत होती है जो माँ के दूध में होती है? और अगर वो नहीं भी होती तो जो अफादियत होती है क्या वो बच्चे की सेहत को ख़राब तो नहीं कर रही, क्या बच्चे के इम्यून को ख़राब तो नहीं कर रही? या बच्चा 5 से 6 दिन का है तो क्या वो फार्मूला दूध जो है वो बच्चे को वो ग़िज़ाइयत, वो अफादियत दे पा रहा है जो कि उसको मिलनी चाहिए उसकी निगहदाश्त के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए, ख़ासतौर पर उस एज में जब वो 5 से 6 दिन का या 10 दिन का या 1 महीने का हो। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे विद एक्सपर्ट डॉक्टर्स, ताकि इस हवाले से जो माएँ हैं वो समझ सकें कि डॉक्टर्स की कंसल्टेशन के बगैर इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। ऑल्दो आगे बढ़ेंगे हम अपने प्रोग्राम में हफ्ते में एक दफ़ा या जब भी मौलिया मुहिम का आगाज़ होता है तो पब्लिक न्यूज़ एज अ होल और हमारे तमाम तर शोज़, हमारे तमाम तर एंकर्स आपको इस चीज़ को इंडोर्स करते हुए दिखाई देते हैं कि पब्लिक न्यूज़ जो है वो पब्लिक की इस मसले पर जिसे हम कहते हैं पोलियो, उसको ख़त्म करने के लिए पूरे पाकिस्तान में जिस पोलियो मुहिम का आगाज़ फरवरी में किया गया उसके बारे में हमने बहुत सारी बात की है और अब जो है बाकायदा तौर पर इसके सैम्पल्स लेकर इसको टेस्ट किया गया है। वो सैम्पल बड़े पॉजिटिव आए हैं। आपको पता है सऊदी अरब और पाकिस्तान 2 वाहिद ऐसे
ममालिक है जहाँ पर अब जो है वो पोलियो फ्री बनाने की अनथक कोशिश की जा रही है। और इस कोशिश में जो सबसे ज़्यादा हमें चाहिए वो आपकी कोऑपरेशन चाहिए, वो आपका सपोर्ट चाहिए। तो इस पोलियो मुहिम के कामयाब होने पर DC लाहौर जो है वो काफ़ी खुश है और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया इस हवाले से। तो वो आज हमारे साथ होंगी और इस पोलियो मुहिम के हवाले से और अभी मौजूदा फैक्ट एंड फिगर्स पोलियो मुहिम को लेकर जो पूरे पाकिस्तान में है वो हम उनसे डिस्कस करेंगे और उनसे इस हवाले से बात करेंगे। फिर हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे जनाब और आपको बताएंगे कि हर्बल डिटॉक्स वाटर जो है वो दरअसल क्यों ज़रूरी है या ज़रूरी है, तो कब आपको इस्तेमाल करना चाहिए, कितना आपको इस्तेमाल करना चाहिए, किस लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए या किन किन लोगों को इससे परहेज़ करना चाहिए, क्या क्या अमेंडमेंट्स करनी चाहिए। इस हवाले से डिटॉक्स वाटर जो है इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज ये डाइट के लिए भी और आपकी आम जिंदगी के लिए कि अगर डाइट नहीं भी कर रहे तो हेल्दी वेल्दी रहने के लिए कितना ज़्यादा डिटॉक्स वाटर ज़रूरी है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए और आप इससे क्या क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवालों का जवाब आज के रनडाउन में हम आपको देंगे। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज जो कि 2 घंटे में आपको हम बताएंगे। अब चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ जो कि लाती है गुड मॉर्निंग पब्लिक पूरी दुनिया से ढूंढ के। तो सबसे पहले डेली डोज के लिए हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। इतनी हैरानकुन खबर है, खैर ये मैंने खबर देखी तो मैंने फ़ौरन टीम को भेजा कि खबर जो है इसको हम गुड मॉर्निंग पब्लिक में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वैसे हमारे लिए तो नई भी हो सकती है, हैरानकुन भी हो सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये पहले भी हो चुका है। गालिबन 2011 में भी और 2007 में भी ये हैपनिंग वहाँ पर देखी गई है। तेज़ तूफ़ानी बारिश के बाद आसमान से मछलियाँ जो है वो गिरती देखी हैं। ऑस्ट्रेलिया के वहाँ एक आप देहात कह दें, एक कस्बा कह दें, वहाँ पर पहले तो तेज़ बारिश हुई, तूफ़ान आया और उसके बाद आप ये रोड साइड पे देखें तो मछलियाँ गिरी हुई हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये अभी हमें ज़्यादा हैरानकुन लगा क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। पहले कंपैरेटिवली हम ये देखते थे कि पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसी हैपनिंग हुई है लेकिन वो इतनी ज़्यादा हैरानकुन नहीं थी। अभी मछलियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जबकि महकमे मौसमियात हरमीत इस हवाले से ये कहते हैं कि ये तब होता है जब शदीद इनग्रेडेशन होती है। अपग्रेडेशन जब आपकी शदीद हो जाती है तो वो पानी जो है ना, पानी और मछलियाँ दरियाओं से बाहर निकल आती हैं शदीद तूफ़ान के बायस, तो तब ऐसी सूरत हाल जो है वो जन्म लेती है। लेकिन ये काफ़ी हैरानकुन था और अल्लाह की कुदरत है। मतलब हम तो देखिए बड़ा हमारा कामिल ईमान है इस बात पे कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। लाइक कुछ भी करना हो तो अल्लाह पाक की ज़ात तो कर सकती है और हर धर्म में जो है वो इसी को ही माना जाता है। तो ये मछलियों की बारिश काफ़ी हैरानकुन थी, लोग काफ़ी हैरान हुए और हम तो लाइव मनाजिर भी दिखा रहे हैं आपको। बिल्कुल, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता 2 साल की बात है, मतलब मुझे जो याद है थाईलैंड में भी इस किस्म का वाक़या रुनमा हुआ था और जितनी भी सड़कें थीं आसपास की वो इसी तरह मछलियों से जो है भर चुकी थी। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं जो कुदरत का निज़ाम है और फिर जो इंसान ने निज़ाम को अगर हम देखें तो थ्रेट किया है, हमने हमेशा यानी कुदरत का जो निज़ाम है उसके साथ हमेशा हमने लड़ाई की है। और चाहे वो आपने देखा कि ये जितनी भी वबा आई हैं किसी न किसी इंसान की गलती की सूरत में और फिर उसके बाद फिर नेचर ने जो सज़ा दी है इंसान को उससे कभी हमने कुछ सीखा नहीं है। तो अब यहाँ पे भी देखें, आपने दुरुस्त फरमाया कि साइंटिस्ट का जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह, लेकिन आप ये देखें कि हैरानकुन सी बात है कि इस किस्म का वाक़या पेश आना और यकीनन बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हमारा नज़रिया, हमारी सोच डिफरेंट होती है, लेकिन फिर जब वो वाक़या रोनुमा हो जाता है तो हैरानी होती है, सबको हैरानी होती है। इसीलिए अभी कहते हैं ना कि अगर जितना आप देखें कि मुल्क में या पूरी दुनिया में जिस किस्म से एक तो आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि जो फैक्ट्रियां हैं और फिर जिस तरह हम देख रहे हैं कि हवा जो है वो जहरीली होती जा रही है, पानी जहरीला होता चला जा रहा है, इंसान सिर्फ अपनी दौड़ में आगे चला जा रहा है और उसको ये नहीं मालूम कि आने वाला जो दौर है यानी आने वाले दौर में अगर लड़ाई होगी वो पानी के लिए होगी और कहीं ना कहीं प्योर ऑक्सीजन के लिए होगी। तो उस चीज़ को हम ही उसको नुकसान जो है जितना भी हम इंसान ही पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में इस किस्म की चीज़ें जो रुनुमा हो रही हैं वाकई में कहीं ना कहीं कुदरत का एक अलग निज़ाम है और उस निज़ाम के ज़रिए हमें एक पैगाम मिलता है कि भाई जो खिलवाड़ आप कुदरत के साथ कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं उसका खमियाजा जो है इंसान को किसी न किसी सूरत में भुगतना भी पड़ता है और वो मिसालें जो हैं वो भी हमारे सामने आती रहती हैं। और हरमीत ये मौसमियाती तग़य्युराती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज जो पूरी दुनिया में अराउंड द ग्लोब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान, बल्कि आपने इस वक्त यूरोप साइड पे भी जो मौसम की सूरत हाल देखी वो भी पिछले 40 सालों तक नहीं देखी गई। तो इस दफ़ा अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, दूसरे किसी भी मुल्क की बात करें, तो इस तरह से अनयूजुअल चीज़ें जो हैं वो हमें नॉर्मली देखने में आ रही हैं। और पहले तो जब ये वहाँ के लोगों की बात करें तो एक देहात है, एक कस्बा है, पहले लोगों ने ये सोचा कि सिर्फ
सिर्फ बारिश हो रही है, या बारिश में आपको पता है कभी बाज़-औक़ात ओले पड़ जाते हैं, लेकिन बाद में ये देखा गया कि जब मछलियाँ बहुत बड़ी तादाद में गिरना शुरू हो गई तो लोग और बच्चे अपने घरों से बाहर आ गए, और मछलियों का साइज़ जो है वो कोई छोटी है कोई बड़ी है, मतलब तादाद इतनी ज़्यादा थी कि लोग हैरान हो गए इस बात से। लेकिन आपको पता है महकमे मौसमियात का इस हवाले से क्लियर करते हुए कहना है कि जब शदीद अपग्रेडेशन होती है तो तूफ़ान के बाद ये पानी और मछलियाँ जो हैं वो बाहर निकल आती हैं दरियाओं से, तो ये उसकी एक मौजब बन सकता है उसका, या उसकी एक वजह हो सकती है। और तो अभी तक वजह ये बताएगी, लेकिन हैरान कुन खबर थी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है वो कैलिफोर्निया के एक शख्स की है। अब इसका क्रेडिट क्या है मैं आपको बताती हूँ। अब आप ये समझे कि रोज़ाना इस तरह से इन्होंने विज़िट किया है इस जगह को, जैसे रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी महबूब से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या फिर ऐसे कुछ चीज़ें आप पे फ़र्ज़ हो जाती हैं जो कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर करना होता है। तो उन्होंने अपने आप पे फ़र्ज़ कर लिया। अब फ़र्ज़ क्या किया, कैलिफोर्निया के एक शख्स ने डिज़नीलैंड के मुसलसल 2995 दफ़ा विज़िट करके यानी दौरे करके आलमी रिकॉर्ड बना लिया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम तो इनका दर्ज हो गया, लेकिन गालिबन 2012 में उन्होंने ये शुरू किया था। 2012 से लेके कोविड-19 के एरा तक, टिल कोविड-19 उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर, रोज़ाना ये जिस तरह से ऑन एंड ऑफ, लेकिन उन्होंने ये तमाम तर विज़िट करने के बाद ऑलमोस्ट आपसे 3000 ही कहोगे, लेकिन 3000 उसने अभी कंप्लीट करने हैं और विजिट करके आलमी रिकॉर्ड बना लिया है। कोविड-19 के बाद उनका कहना है कि मेरा वहाँ जाना अब तक नहीं हो सका उस तरह से, बिकॉज कोविड के एरा में तमाम तर पार्क, कोई जो डिज्नीलैंड का पार्क है इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन अब वो कहते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो एक ट्रॉफी होती है या जो एक सर्टिफिकेट होता है वो रिसीव करने के लिए मैं वही जाऊँगा और फिर मेरा मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। मुझे लगता है हरमीत, ऑब्वियसली डिज्नीलैंड जाने का सबको बहुत शौक होता है, लेकिन उन्होंने शौक को तो रिकॉर्ड में बदल दिया है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए नॉर्मल लगती हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो रिकॉर्ड की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो आप ये देखें ना कि रोज़ाना जाना, फिर कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड में सारी चीज़ें बदल जाना। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी दुनिया को बहुत सारी चीज़ों का ये पता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकता है। हमें ये नहीं मालूम, चाहे ये बात आप ये देखें ना कि यहाँ पे भी अगर वैसे आपने डिज्नी की बात की तो हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो कहीं ना कहीं जाके उसका विज़िट करे। एक ऐसा मुकाम है जिसके बारे में चाहे हमने पढ़ा है, चाहे हमने यूट्यूब पे देखा है, चाहे उसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज हमारे सामने या फिल्म के ज़रिए हमने सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन आप इस रिकॉर्ड को फिर हम कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं ऐसी पार्ट्स मौजूद है जिसपे रोज़ाना हमारा भी कहीं ना कहीं जाना होता है, लेकिन हमने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और ये देखें ना, ये अच्छी बात है कि उस तरफ ध्यान, कभी हैंगर्स में कपड़े डालने का, कभी किसी को हक करने का, कभी कुछ और ऐसी चीज़ें जब मंजरेआम पर आती है तो हम भी हैरान होते हैं कि भाई हाँ, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकता था अगर हम चाहें तो। लेकिन बहरहाल एक अच्छा है और ज़बरदस्त सी वीडियो है। और हरमीत, आपको पता है इस सारे सिनेरियो में जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है, कर दिया तो वो जो मुझे चीज़ सबसे अच्छी लगती है, जो आप भी नोट करें ज़रा इस वीडियो में, ज़्यादातर हमें जो रिकॉर्ड नज़र आते हैं ना, अब मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों के जो फीमेल भी हैं या मेल भी हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी होती है। ये भी कोई 60 साला शख्स है जिसने ये काम किया है। मतलब अपनी सारी उम्र गुजारने के बाद जब आपके पास स्पेयर टाइम होता है तो वो स्पेयर टाइम नहीं होता, ये उसको भी कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी में यूटिलाइज करते रहते हैं। मतलब अगर आपने एक उम्र का हिस्सा गुजार लिया तो उसके बाद आपने 10 साल या 5-6-7 साल आपने इस चीज़ पे लगा दिया कि चलो कोई रिकॉर्ड बना लेते हैं। मतलब कुछ ना कुछ मरते मरते भी और अपनी उम्र रसीदा। मैं वही कह रहा हूँ कि बड़ा फर्क होता है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। हमारे यहाँ जितने भी बुजुर्ग होते हैं, या तो वो बेचारे जो हैं कहीं ना कहीं मस्जिद या गुरुद्वारे की चौखट पे ही आपको नज़र आएंगे, और या किसी मोहल्ले में किसी का घर बिगाड़ने की साजिशें रचाएंगे। कहीं इस तरफ भी अगर हम जाएं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ, क्योंकि जाहिर बात है लाइफ जो है, ज़िंदगी का क्या भरोसा किस वक्त, चाहे जवानी है या नौजवानी है या बुढ़ापे में, लेकिन एक ज़िंदगी को अगर जीना है तो भरपूर तरीके से अगर आप जी के चले जाते हैं तो भाई ज़िंदगी तो एक दफ़ा मिलती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। कुछ हमारी सकाफ़त, हमारे रवायात या हमारी जो खासा होती हैं, बहुत सारे इलाकों का हर एक खासा होता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, ये है वज़ीरी टोपी, जो कि कम से कम 5 घंटे लगा के बनाई जाती है। और चित्राले ख़ास तौर पर ये टोपी पहनते हैं और इसको पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान के 4-5 सूबों में बल्कि पूरी दुनिया में इसको जो है ना वो इम्पोर्ट किया जाता है। लेकिन आजकल आपको पता है मौजूदा मुल्क की सूरत हाल जो भी है,
उसकी वजह से अदम तवज्जो हुकूमत की तरफ से जो दी जा रही है, कह रहे हैं कि ये बनाने वाले कहते हैं कि अब इसकी बनाने में, इसकी प्रोडक्शन में और इसके बेचने में, ख़रीदारों में काफ़ी हद तक कमी आ गई है। लेकिन हरमीत, आपको पता है कि ये दो तरह की बनती है। ऑब्वियसली कहीं भी आप कोई चीज़ देखें बनती हुई पाकिस्तान में, तो वो दो तरह की बनती है। एक तरह की वो जो कि अच्छी और बेहतरीन क्वालिटी की होती है, जो कि एक्सपेंसिव होती है, जिसमें अच्छा स्टफ़ इस्तेमाल होता है, और एक वो जो कि हल्के कपड़े से बनती है या हल्के स्टफ़ से बनती है, तो उसकी प्राइस थोड़ी सी नीचे चली जाती है। लेकिन ये बाज़ार जो हम आपको दिखा रहे हैं वज़ीरिस्तान का, यहाँ पर ये टोपियाँ जो है वो हाथों से बनाई जाती हैं, और हैंडमेड का आपको पता है कि अपना ही खासा होता है, अपनी खूबसूरती होती है। और सबसे अहम बात ये है कि किसी भी टाइप की आप बनाएं, कम से कम हरमीत हाथ से बनाओ तो 5 घंटे लगते हैं इस टोपी को बनाने में। लेकिन इसमें मुझे लगता है इसमें शूट बड़ा अच्छा होगा, शूट करना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि एक तो हमारे यहाँ रुझान इसका बहुत ज़्यादा है खैबर पख्तूनख्वा की मैं अगर बात करूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ जो हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके थे या पंजाब के में जितने भी गांव देहातों में जो कल्चर था, वो कहीं ना कहीं वो मिटता चला आ रहा है। यानी दस्तार का जो रिवाज था वो पंजाबी मुस्लिम में भी था, सिखों ने तो बरकरार रखा है। इसी तरह जो रिवाज था, यानी ये शमला जिसे कहते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में अब हम वज़ीरिस्तान में हमें नज़र आती हैं। या ये जो टोपियां हैं चतराल या गिलगित में अगर आप जाती हैं हुंजा के इलाकों में, तो वहाँ पे आपको नज़र आएंगी। और ये उमूमन में हम देखते थे कि जो जितने भी बुज़ुर्ग होते थे या कम से कम 40+ होते थे, वो ज़रूर इसका इस्तेमाल करते थे, और ख़ासकर जब सर्दियाँ आती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो नई जनरेशन आ रही है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना या उस चीज़ को कैरी करना उससे थोड़ा सा कासिर नज़र आती है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में उस तरह न डिमांड है, और फिर चीज़ें जो हैं, जब डिमांड कम हो जाती है तो जाहिर बात है रुझान भी कम हो जाता है। बनाने का की जो फैक्ट्री हैं या काम करने वाले मजदूर हैं वो कोई और रास्ता इख्तियार कर ले, तो शायद ये वजूहात भी हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल ये बड़ी गर्म भी होती है अगर आप पहने इसको, और बड़े इसके साथ अगर आप शॉल लेते हैं तो एक डिसेंट लुक भी आती है। उमूमन हमारे इलाकों में हमारे जितने भी बुजुर्ग होते हैं वो हमें इस तरह ही नजर आते हैं। लेकिन एक नया डिज़ाइन भी मुतारिफ कराया वज़ीरिस्तान के जो बनाने वाले, प्रोडक्शन करने वाले हैं, और वो जो नया डिज़ाइन है वो भी हम आपको साथ ही दिखा रहे हैं। एक तो आप देख रहे हैं जो एक बीस्ट कैप टाइप है, वो तो वज़ीरिस्तान की खासी टोपी है और वो तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। लेकिन एक नया डिज़ाइन जो है वो भी लोगों में काफ़ी मकबूल हो रहा है। लेकिन अब लोगों का कहना है कि जो पूरी मार्केट है, जहाँ पर टोपियों की बहुत सारी दुकानें हैं, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। पहले बहुत ज़्यादा माल बरामद किया जाता था, लेकिन अब हुकूमत की पाबंदियों की वजह से और अदम तवज्जो की वजह से जो है वो नहीं हम बरामद कर पा रहे। लेकिन आपको पता है हरमीत, इस्लामाबाद में जब भी नुमाइश होती है तो बड़ी तादाद में वज़ीरिस्तान की ये टोपियाँ लेकर ये जो आके बनाने वाले हैं वो ज़रूर पहुँचते हैं। और नुमाइश में ख़ासतौर पे आपको पता है जो लोग इन इलाकों में नहीं जा सकते, या जिन लोगों का विजिट नहीं होता, या जिन लोग प्लान नहीं कर सकते, नुमाइश में ख़ासतौर पर आपको पता है कि आपने भी लोक वर्सा की बात की थी, तो वहाँ पर आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जो कि बहुत सारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के कल्चर को डिपेक्ट करती हैं। तो इस तरह की नुमाइश में भी इनको बहुत ज़्यादा रखा जाता है। तो अगर आपका विजिट होना तो आप किसी नुमाइश में जाके एक और चीज़ जो हम बैठे हैं वज़ीरिस्तान की, अगर जिक्र की बात अगर की जाए, तो एक तरफ तो हम ये देखते हैं जो दहशतगर्द जिस किस्म से उन्होंने इन हुए वहाँ पे, और जिस किस्म के हालात उन्होंने ख़राब किए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ के बहुत सारे रीत रिवाज बड़े मज़े के हैं और बड़े खूबसूरत उनका जो रव रिवाज है, चाहे वो उनका अपना जो अतन की मैं बात करूँ या फिर दीगर ऐसे हवालों से चीज़ें। और दूसरी बात जो हमने देखा है, एक एजुकेशन की कमी होने के बावजूद ना, वहाँ पे उन लोगों से जब आप मिलती हैं तो आपको ये नहीं लगता या ऐसा महसूस नहीं होता, वो बड़े उनका जो सोचने का ढंग है वो बड़ा मुख्तलिफ है। तो मेरी तो बड़ी मुलाकातें होती हैं, और खासकर आप तो बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब या कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे मिलते हैं, और बड़े कमाल के लोग हैं। लेकिन आपने तो फरमाया कि जब कोई इस किस्म के इवेंट होते हैं तो हमें वो नज़र आते हैं अपने कल्चर के साथ, और बड़े फ़ख्र के साथ वो अपने उस रिवायत के साथ आते हैं और वहीं वो पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर आपको देते हैं, आखिरी खबर है लेकिन खबर जो है वो काफ़ी अमीर खबर है। अब वो खबर आपको देते हैं, भारतीय ताजिर ने कीमती गाड़ी, अब ये गाड़ी का ब्रांड तो आपको पता है, ब्रांड हम ऑन स्क्रीन नहीं बोलते खैर, लेकिन आपको इस ब्रांडेड गाड़ी को देखिए उसने क्या किया है। उसने किसी को तोहफा नहीं दिया, नो, उसने किसी को लिफ्ट भी नहीं दी, नो, उसने इस गाड़ी को टैक्सी बना दिया है और टैक्सी में बदल दिया है। तो अब इसकी कीमत क्या है, इसका किराया कितना, ये तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन आप जानते हैं कि अगर हम अंबानी की बात करें या भारतीय ताजरों की बात करें तो वहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े ताजिर मौजूद हैं, और जो मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो कि पूरी दुनिया में बड़ी एक्सपेंसिव हैं वो इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इस तरह का इकदाम खैर किसी ने नहीं उठाया। ये ताजिर जो है उसको पता नहीं अब लोगों का ख्याल आया कि लोगों को इस गाड़ी में सवारी करनी चाहिए। अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको तो ख़ास तौर पर ज़िंदगी में एक दफ़ा तो
तो मौका मिलना चाहिए था इस गाड़ी में सफर करने का। तो जी जनाब, उन्होंने क्या किया, अब इतनी खूबसूरत गाड़ी है उसके बिल्कुल, ऊपर आपने टैक्सी तो का बॉर्डर लगा फरमाया दिया। कि कहीं ना कहीं हम अमीरों की लिस्ट जब उठाते हैं तो दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा एक बड़ी लिस्ट, तवील लिस्ट हिंदुस्तान में बनती है। और अभी आप देखें ना कि $60 बिलियन पे हम इधर $1.5 अरब के लिए, $1 अरब के लिए मिन्नतें तरले कर लें IMF के सामने, और $60 बिलियन पे टाटा ने क्या किया है कि इंडियन एयरलाइन को ख़रीदा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अमीरों की एक तवील लिस्ट है। और इन्होंने भी यही सोचा होगा कि बहुत हो गया भाई, गुर्बत भी बहुत है, तो कहीं ना कहीं किसी को टैक्सी का इस गाड़ी, जिसका अरमान है, जिसका ख्वाब है कि मैं इस गाड़ी में सफ़र करूँ, तो आज टैक्सी बना देते हैं। कहीं ना कहीं उनके ख्वाब और उनके अरमान पूरे कर देते हैं। और जनाब ये ताजर जो है आपको बताते हैं ज्वेलर ग्रुप से इनका ताल्लुक है, और गाड़ी भी सोने की लग रही है। खैर इट सीम्स टू बी लाइक सोना बट इट इज़ नॉट। अब वो कहते हैं कि जो गाड़ी है, मैं ये फैंटम गाड़ी को जब लोग देखते थे ना, और देखकर मतलब हसरत भरी निगाहों से देखते थे, तो फिर मुझे होता था कि नहीं यार, इनको भी सवारी करनी चाहिए इसमें। तो देखिए खूबसूरत गाड़ी वैसे कितनी लग रही है, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्सी का उन्होंने बोर्ड लगा दिया वो उससे भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और वो इसलिए प्यारा लग रहा है कि अब लोग जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। किराया दो और फैंटम गाड़ी के मज़े लो, आप पूरे भारत में अपने जहाँ जाना है घूमो और इन्जॉय करो। और मुझे लगता है कि हरमीत ऐसा होना भी चाहिए। वो इसलिए कि आप देखिए पाकिस्तान की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, हर बंदा हर बंदे की तरह अमीर नहीं हो सकता। यानी आप अमीरों की बड़ी तादाद है तो एट द सेम प्लेस वो उस तबके की भी बड़ी तादाद मौजूद है जो कि सारी ज़िंदगी जिस तरह से पैदा होते हैं उस तरह से ही मर जाते हैं। लेकिन ख्वाहिशात तो उन लोगों की भी होती हैं। तो उन लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो लोग जिनके पास पैसा है, जिनके पास वसाइल है, जिनके पास ताकत है, वो सोचते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अपनी ज़िंदगी में अगर आपको एक आधी ख्वाहिश इस तरह की पूरी कर लेते हैं। खैर आपने पैसों की वजह कर ली है, आपने किराया दे के बैठना है उसके गाड़ी के अंदर, तो उस गाड़ी का किराया तो आप दे रहे हैं, तो फिर आपको इस तरह की ख्वाहिशात अगर पूरी होती है, सो व्हाट्स अ बिग डील। ख्वाहिशात पूरी करनी चाहिए ज़िंदगी में, हसरतें नहीं रखनी चाहिए। खैर वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। और अब एक क्विक सी ब्रेक, आपसे ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे आप और हम मिलकर कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 4 जज 1 जर्नल, ये 5 का साजिशी टोला जो है इसने मुल्क की बदहाली की है और मुल्क को इस दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये कहती है मरियम नवाज साहिबा। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हाजिर सर्विस इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात की जाए तो उनको अपनी जिम्मेदारी का ख्याल नहीं है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, गवर्नर की क्या जिम्मेदारी है, ये सदर मुमलिकत क्या अहकाम जारी करते हैं। लेकिन अगर नहीं जिम्मेदारी निभा रहे तो ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहे कि आपने जो 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है उसको कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। इस तरह की स्टेटमेंट, वो भी इतनी डायरेक्ट। इस पर हम बात कर लेते हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे आप इस हवाले से, इतनी डायरेक्ट हो गई है मरियम नवाज साहिबा की, तस्वीर दिखा दी, बातें ऐसी कर रही हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने भी एक ही गालिबन नाम लिया था और उसके बाद फिर क्या हाल हुआ था। तो अब क्या हाल होना चाहिए? नहीं, हालात का मसला है कि ये तो बहरहाल सोचना चाहिए कि आइन डोमेन तय करता है, आइन हदूद का तयन करता है। Yes. ऐसा नहीं है कि आइन के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट है जिसके तहत चीजें तय होंगी। अगर आइन ने तय करनी है चीजें तो फिर सबको, यानी तमाम इदारों को, पार्लियामेंट को, अदलिया को और एग्जीक्यूटिव को, सबको अपने अपनी हदूद में रहना पड़ेगा। अगर आइन कहता है, साफ कहता है कि जनाब आप प्रेसिडेंट को और गवर्नर को नहीं तलब कर सकते, वो किसी कोड ऑफ लॉ में नहीं जा सकते, तो ये कैसी बात है कि आप नोटिस जारी करें और वो करें? ये बहरहाल ऐसा हो रहा है इस मुल्क में। बल्कि एक मरतबा आपने एक वजीर आजम को इसलिए मुल्क से अपना इक़्तिदार से हटा दिया, वज़ारत उज़्मा से हटा दिया कि जी आपके फरमाइश पर सदर के खिलाफ एक खत नहीं लिखा गया। वो कर ही नहीं सकता था। जिस मुल्क में मुल्क की अपनी अदालतें सदर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती हैं, उनके खिलाफ कोई केस की समाअत नहीं कर सकती हैं, वो कैसे हो सकता है कि किसी दूसरे मुल्क के किसी जज को लिखेंगे जनाब आप हमारे सदर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें? तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का एक ऐसा तर्जमा अख्तियार करे जो क्वेश्चन किया जाए जिसके ऊपर, तो मेरे ख्याल में इस पर क्वेश्चन किया जा सकता है। और फिर जो कुछ हुआ वो तो आपके सामने है, किस तरह से आप पनामा पर चले थे और किस बात पर नाहरी हुई थी जनाब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की। वो क्या चीज थी, वो इकामा था। अच्छा, कंसील ऑफ फैक्ट किया आपने, ठीक किया, हम मान लेते हैं कि आपने, ये कहाँ से आ गया कि आप उनको ताहयात जो है वो नाहल करार देते हैं? ये कैसे हो गया है कि एक खत को छुपाने पर जो अपॉइंटमेंट लेटर था, जो बेटे की कंपनी थी और उसमें से उनकी तनख्वाह मुकर्रर की गई थी, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ते, नहीं ली, आपने देखा है कि कंसील ऑफ फैक्ट हो गया है। तो एक और शख्स जो कंसील ऑफ फैक्ट करता है
और कहता अपनी बेटी को ओन नहीं करता है, आप उसके बारे में तो बिल्कुल इस तरह की बात नहीं कहते, ना सो मोटो होता है ना कोई और कार्रवाई होती है। तो कोर्ट्स को देखना है, हमारे पास और कोई फोरम नहीं है इंसाफ का, सबसे बड़ा फोरम सुप्रीम कोर्ट है। हम इंतहाई एहतराम करते हैं, हमारे खिलाफ भी कुछ हो जाता है तो हम एहतराम करते हैं, अवाम के खिलाफ कुछ होता है तो क्या किया जाए, यानी आपके पास रास्ता कौन सा बचता है कि आप जो है वो अपने आइन को, आर्टिकल को और आइन के तकाजों को अगर पेश नजर न रखा जाए, कानून को पेश नजर रखा जाए, अगर विल और विश जो है, ख्वाहिश जो है वो बन जाए कानून, तो फिर तो जाहिर सवाल भी उठेगा ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी हरमीत। नज़ीर लुगारी साहब, आपने जो फरमाया कि अब ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये तासुर बड़ा आम है और लग भी यही रहा है कि अगर वो जाते हैं मशावरत के लिए गवर्नर के पास तो लाहौर दौड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो सदर जो सुप्रीम कमांडर उसके पास जाने से इनकारी नजर आते हैं। ऐसे में आपने गवर्नर का रोल भी आपने देखा, हमने तहरीक इंसाफ के गवर्नर का रोल भी देखा और अब इनका भी देख रहे हैं। एक कहता है कि मैंने तहलील भी नहीं करनी और तारीख भी नहीं देनी है, दूसरा कहता है कि मैंने तहलील कर दी असम्बलियां, तारीख नहीं दूंगा। ऐसे में आपको नहीं लगता कि सर आइन तो क्लियर है ना कि 90 दिन से ज्यादा जितने वकला को हम सुन रहे हैं, सर हम तो छोटे मोटे तालिब इल्म में आप लोगों से सीखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में ये तो चीज़ तो क्लियर है। फिर बात आती है कि दोनों तरफ से जब ये मामला इनकार की तरफ जाता है, मामला जब हाई कोर्ट की तरफ जाता है तो फिर जजेस की जो ऑडियो है उनको निकाल दिया जाता है जो 22 सितंबर की है। तो आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब का की जो रविश थी जजेस को खरीदना, मलिक कयूम के साथ, जस्टिस मलिक कयूम के साथ जो मामला थे, या बहुत सारे जजेस को उन्होंने सेनेटर बनाया, किसी को क्रिकेट का चेयरमैन बोर्ड बनाया, तो क्या इसी तरह जज मरियम नवाज को भी चाहिए? और क्या ये जो बेंच था इसमें वो जजेस भी शामिल थे जब एक गैर आईनी इकदाम उठाया गया इमरान खान की हुकूमत में और उस वक्त के जो स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर, तो उसको भी गैर आईनी करार दिया था? तब आप देखें मई के महीने में ट्वीट्स बहुत सारे पढ़े हैं, मरियम नवाज साहब सबके पढ़े और उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया था। लेकिन अब जब उनको अंदाजा हो रहा है कि मामला इलेक्शन की तरफ जा रहा है तो फिर अदालतों का और फिर जज साहिबान की तस्वीरें खुलेआम आप रखें, तो इससे क्या 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 तासुर जाएगा? क्या हर एक शख्स, हर पार्टी को अब अपने एक जज चाहिए? सर हरमीत, ये बात तो आपने ठीक कही है कि मियां नवाज शरीफ जजों को करते रहे हैं और हमने वो ऑडियो सुनी हुई हैं जो जस्टिस कयूम के दरमियान और मौजूदा वज़ीर आज़म के दरमियान हुई हैं, और जो सैफुर रहमान ने हिदायत जारी की वो भी हमने सुनी है। और उससे पहले वो तो खुद आकर जो जस्टिस नसीम हसन शाह, अब नसीम हसन शाह के बारे में और भी आपको मालूमात होनी चाहिए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, दामाद और ससुर जो हैं, दो अपने अपने वक्त में चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। नसीम हसन शाह भी रहे और आसिफ सईद खोसा भी रहे। नसीम हसन शाह ने ऑन कैमरा एडमिट किया कि हमने भुट्टो की फांसी का फैसला दबाव पर किया था। तो अब क्या हम फिर भी इस फैसले को कहें कि ठीक था? फिर भी हम इस फैसले को मानते रहे और उस वक्त रखा हुआ है, अब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने सदारती रेफरेंस रखा हुआ है और पिछले 9 साल से नहीं 12-13 साल से रखा हुआ है कि भाई फैसला तो करें ना कि आप भुट्टो की फांसी जो है वो लीगल थी, इलीगल थी, आप जाएं ना, इस बात को रिव्यू करें। वो नहीं रिव्यू हो रहा है। अच्छा, उसके बाद अभी जो जब जस्टिस ईसा खेल साहब ने और अमंदो खेल साहब ने जब और एक और जज साहब ने मिलकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट नया आइन लिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के सिटे जजेस ने अपने फैसले में कहा कि यहाँ पर नया आइन लिखा जा रहा है कि आप मेंबरान की उनको डी सीट भी कर रहे हैं, उनका वोट भी काउंट नहीं कर रहे हैं, तो आप एक नया आइन लिख रहे हैं। इस तरह की कोई आइन में शिक मौजूद नहीं है। तो अगर कोई हदूद को पार करता है, आइन की हदूद को, वो नवाज शरीफ हो, वो इमरान खान हो, वो आसिफ अली जरदारी हो, जनाब जस्टिस उमर फारूक बंदियाल हूँ, उमर अताब बंदियाल हूँ, तो भी जो भी आइन के बरक्स करेगा या आइन की मंशा के बरक्स करेगा तो जाहिर है उसके बारे में लोग सवाल करेंगे, बात करेंगे, और वो हो रही हैं बातें। मुझे इससे खुशी नहीं है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई बातें की जाएं, इवन मैं खुद करूं। लेकिन कोई चीज पसंदीदा नहीं है ना हमारे लिए, ये अमल पसंदीदा नहीं, इसलिए कि हमारे पास कोई और फोरम नहीं है। अगर हम इस फोरम को मुतनाज़ा बना देते हैं
तो ज्यादा खतरनाक सूरत हाल होगी। लेकिन उनको खुद भी तो मुतनाज़ा बनने से रुकना चाहिए ना, उनको खुद भी तो आइन को देखना चाहिए। और जब आइन कह रहा है कि आप गवर्नर को तलब नहीं कर सकते, आप प्रेसिडेंट को तलब नहीं कर सकते हैं, तो नोटिस भेजने का क्या मतलब? मुझे समझ में नहीं आई ये बात। क्या आप उनको नोटिस भेजें? अच्छा सदर साहब, नज़ीर लुग़ारी साहब, आप हमेशा सियासत पर आपकी गहरी नज़र होती है। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, हमने एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि अब जितने मामलात हैं हम देख रहे हैं कि अदालतों की तरफ ही जा रहे हैं। चाहे आपने जब गैर आइनी इक़दाम इमरान खान साहब की हुकूमत में उठाया कि और जिस तरह मामलात हुए वो अभी आपके सामने, और वो भी यही PDM जो है वो अदालतों की तरफ गई। अब ये मामला जो है फिर अदालतों की तरफ जा रहा है। आपको नहीं लगता कि हमारी पार्लियामान बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, हमारे सियासतदान बिल्कुल उनमें अहल वो नहीं है कि वो किसी चीज़ का जो है हल निकालें और मामला पार्लियामान में ही तय करें? और दूसरी बात आपसे जानना चाहेंगे सर, APC बुलाने का जो काम है ये वज़ीर आज़म का होता है, तो वज़ीर आज़म भी उससे पीछे हट गया है, तो फिर तो अदालतों की तरफ अगर कोई दरखास्त लेके जाएगा तो अदालतें तो फिर वहां से कोई ना कोई फैसला तो जारी करेंगी सर। अच्छा, कोई APC कोई फोरम नहीं है। पहली बात तो यह है कि APC कोई फोरम नहीं है, फोरम तो आपका पार्लियामेंट है। एक शख्स एक दिन अगर उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और वज़ारत से वो हट जाते हैं, तो उनका पहला काम यह है कि अपने तमाम अरकान असम्बली 135 अरकान असम्बली को कहते हैं कि ये इस्तीफा दें। सब इन ब्लॉक इस्तीफा दे देते हैं, एक ही कागज पर साइन करके हवाले कर दीजिए हमने इस्तीफा दे दिया। और क्या ये तरीका होता है? पार्लियामानी रिवायात ये हैं या सियासत की रिवायत ये है कि आप एक दिन भी अपोजिशन में बैठने के रवादार नहीं है? क्या ये पार्लियामानी रिवायात है कि अच्छा ये ऐसा नहीं है कि खुद इनके अपने दिमाग में है, इनको यही बताया जा रहा है, इनके उस्ताद इनको यही सिखा रहे हैं। उस्ताद कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए हैं जो इस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, उनको वो एक चीज को खत्म करने जा रहे हैं। मैं आज आपके इस फोरम के जरिए मैं ये बात करना चाहता हूं कि एक चीज को एस्टेब्लिशमेंट खत्म करना चाहती है, वो आइन की 18वीं तरमीम को खत्म करना चाहती है, और इसके लिए सारे चक्कर चलाए जा रहे हैं। अब तक भी वो लाडले की सहूलतकारी अब भी हो रही है, हर तरफ से उसको प्रमोट, और इस सिलसिले में सारे इन एक पेज पर हैं कि जनाब अब लाडले की सहूलतकारी की जाए। लाडले को तो कुछ भी नहीं होता है, लाडले से तो ML नहीं बनती है भाई। ये जितनी कोई एक्सीडेंट होता है, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ और मैंने भी जाकर उसका बाकायदा उसमें ML हुआ था। अच्छा, इसके बाद जो है वो किसी को गोली लगती है, किसी को कोई वाकया होता है, कोई गाड़ी हिट करती है, तो उसका पहला काम ये होता है कि वो सरकारी डॉक्टर के पास जाकर अपनी मेडिको लीगल कराता है। नवंबर में एक वाकया हुआ, उसकी अब तक मेडिको लीगल नहीं है, लेकिन मैं जर्नैल के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ मैं केस कराना चाहता हूँ। भाई ML करा लो अपनी, और वो लेकर हाथ में फिरो और बताओ कि जी ये है, इतनी मुझे गोलियां लगी हैं, इतना मेरा फ्रैक्चर हुआ है और इतनी गोलियां लगी। अच्छा, गोलियां लगनी है और प्लास्टर चढ़ा हुआ है। नज़ीर लुग़ारी साहब, लाडलापन की अगर हम बात करें तो चलो इमरान खान साहब के तो हमने वो जख्म भी देख लिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और वो जख्म है भी, इसमें कोई शक नहीं। हमारे वो रिपोर्टर भी वहाँ मौजूद थे जब उनको ये मामला तय हुआ। आपसे जानना चाहेंगे, एक शख्स जो बरसों से चला गया है, जिसके प्लेटलेट्सें जो है वो गिर गई थी, अभी तक वो बहाल नहीं हुई है। दूसरी जानिब आपने लाडलापन की बात की, तो ये सारे केसेस जिस तरह माफ हो रहे हैं, आपने इस डार को देखा। मुझे याद है जब हम गए थे साबिक आर्मी चीफ के साथ मुलाकात के लिए, तो उनका तो खुलेआम ये कहना था कि इसाक डार जो है उसने मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया, वही इसाक डार फिर आ गया, अब जो मुल्क का नुकसान बेड़ा गर्क कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि लाडलापन कहीं यहाँ पे भी तो मिल रहा है सर? बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक है। वो सिस्टम को खरीद लेते हैं, जिनके पास पैसे हैं वो सिस्टम को खरीद लेते हैं, वो जो भी हो सिस्टम को खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हर तरह अपोजिशन में, हुकूमत में जो वो बड़े कमाल के लोग बैठे हैं। भाई वो उसूलों के पाबंद नहीं है, वो उसूलों को नहीं मानते हैं, वो आइन से जब चाहते हैं आइन के खिलाफ। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी, जब वापस आए थे तो 10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि जनाब उनकी अपील सुनी, जबकि वो टाइम बार हो चुकी थी। टाइम बार के लिए एक दिन भी काफी होता है, एक महीना काफी होता है, एक हफ्ता काफी होता है, एक साल काफी होता है। 10 साल के बाद टाइम बार एप्लीकेशन को आप सुनेंगे और उसको सुनकर आप बरी कर देंगे और फिर उनको कहेंगे आप वज़ीर आज़म बन जाओ।
तो ये भी तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। नज़ीर साहब ये कहिएगा कि सारे ताने बाने मिलते हैं इस चीज से कि इलेक्शन अल्टीमेटली या तो डिले हो जाए या फिर कुछ ना कुछ इलेक्शंस का कार्यक्रम निकल ही आए। आपको क्या लगता है कि अगर इमरान खान लाडला है या मरीम नवाज को किसी की पुष्टपनाही हासिल है कि वो तस्वीर भी दिखा देती हैं, नाम भी ले लेती हैं, हाजिर सर्विस जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट के जज को भी बात करके मुखातिब करके वो वार्न कर रही है कि आप अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखें, अब इलेक्शंस ना हो या डिले हो उसके लिए इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम कैसे किसी को हाथ पकड़ाएं, हुकूमत हमें बजट ही नहीं दे रही, हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि बजट जो है इतने पैसे कहाँ से लेके आए। इलेक्शन होना क्या वे आउट है और इलेक्शन ना होने की वजह से ही इतनी तगोदो की जा रही नून लीग की जानिब से? देखिए, आपका एक सवाल तो बहुत अहम है ना, इसको जरूर हम लोग समझ लें। वो सूरत हाल ये है कि जब अगर ये असेंबली तोड़ी गई होती 1 साल के बाद 2 साल के बाद तो हम समझ सकते थे कि बाकी मुद्दत के लिए इलेक्शन होने हैं और हम करा लेते हैं और इसी वोटिंग लिस्टों पर इसी मतलब शबारे पर। अब अगर जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, यही सुबह समझे कि जनरल इलेक्शन हो रहे हैं 5 साल के लिए हो रहे हैं, तो उसके लिए एक शर्त यह है कि आप इंतखाबी फहरिस्तें आपकी नई होनी चाहिए और हल्का बंदियां नहीं होनी चाहिए। क्या इंतखाबी फहरिस्तें नई तैयार हो गई हैं? ये आईनी शर्त है, ये बाहर से नहीं आई है। ये आईनी शर्त है कि आपकी हल्का बंदियां होनी चाहिए और आपकी वोटर लिस्टें अपडेट होनी चाहिए और नए सिरे से हल्का बंदा की जानी चाहिए। ये हो चुका है अमल, अब आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो भाई एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है जहां आइन को भी बेबस कर दिया गया है। ये है उन लोगों का तरीक़ेकार जो आइन को, इदारों को, पार्लियामेंट को, हर चीज को बेबस करके रख देते हैं और उनके लाडले के तौर पर ये इन्होंने आइन को बेबस किया हुआ है। आइन आप बताएं क्या करे? आइन ने तो आपको ताज़ा लिस्टें देनी है और आइन ने आपको जो है वो नई हल्का बंदियां देनी है और उसके बाद इलेक्शन होना है, क्योंकि जनरल इलेक्शन है 5 साल के लिए। इन असेंबलियों के 5 साल के लिए इलेक्शन नहीं हो सकते हैं जब तक के ताज़ा लिस्टें ना हो। इसमें 90 दिन की शर्त भी एक और वो है, एक मसला है कि भाई 90 दिन की शर्त भी है। क्या 90 दिन की शर्त में आप ये हल्का, अच्छा मरदमशुमारी पाकिस्तान मुल्क में हो रही है, लेकिन क्या इसके बाद आप जाएंगे नई इंतखाबी फरिश्तों की तैयारी में? नए इंतखाबी फरिश्तों की तैयारी के बाद फिर हल्का नज़ीर बुखारी साहब, अगर हम देखें इस सारी सूरत हाल को, एक तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इतना टाइम लिया गया, कोशिश की गई कहीं ना कहीं इलेक्शन को डिले करने की? ये जमहूरी मुल्क है और अगर हम इस सारे मसाइल में अब घिरे हुए हैं, हम ये नहीं कहते कि इमरान खान जो कर रहे हैं वो ठीक है और ये जो कर रहे हैं ये गलत है, लेकिन ये जमहूरी मुल्क है और तमाम तर मसाइल का हल जो है वो अवाम की राय है। अगर अवाम की राय से ये PDM की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा खौफ है इनको कि अभी भी घबराए हुए हैं कि आवाम की राय की तरफ ये जाना नहीं चाह रहे हैं? कुछ तो खौफ है ना, ऐसे तो नहीं है कि मामलात को ये डिले करते जा रहे हैं। और आपने देखा फिर लाहौर में जिस तरह खान साहब घर से निकले जमान पार से और हाई कोर्ट तक पहुंचे तो फिर इस्तेकबाल था, फूल ही फूल निछावर हो रहे थे। उसका सारा इंतजाम किया गया था। एक दिन में 8 दिन की पेशियंट एक दिन में दी गई, 8 बार कहा गया कि आप आ जाइए, उसके लिए माहौल बनाया गया, उसके लिए आदमी आए, उसके लिए बंदे इकट्ठे किए गए, कॉल दी गई, यहाँ पहुंचो वहाँ पहुंचे कहा गया। अवाम तो निकली ना, चाहे अवाम को कहा कि निकल आओ, लेकिन अवाम तो निकली। अवाम तो हमेशा निकल आती है, जल्द से जुलूस हो, लोग मार्च हो, पेशी हो। आए थे उसमें आपने खुद देखा पिंडाल किस तरह बनाया गया था, बिरयानी की प्लेट्स की वीडियो आई है सर। जब सहूलतकारी हो रही होती है तो अवाम भी निकल आते हैं। जो इस तरह से बेखौफ होता है उसके लिए अवाम भी निकल आती है। असल हकीकत सामने आ जाती है ना जब आपका इम्तिहान होता है। आप 2 दिन से देखें जो जेल भरो तारीख के हालात निकल रहे हैं, तो ये चीजें जो हैं ये सब मैनिपुलेटेड, इंजीनियर्ड, और उनके पास मॉब मौजूद है, जो चीजें चाहते हैं जो वो कर लेते हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट का तरीका मॉब मौजूद है उनके पास। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिव्यू। सर आपकी बातें बिल्कुल, बात को मैं सेकंड करना चाहूंगी कि आइन क्लियर है बिल्कुल, मरीम नवाज हो, नवाज शरीफ हो या फिर आप इमरान खान की बात करें, आइन में जो चीज़ें दर्ज है वो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है तो उसमें अपने मुफाद के अलावा कोई चीज़ वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आती, खा वो किसी भी सियासी लीडर या सियासी जमात की तरफ से हो। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर रिच इन कल्चर एंड आर्ट, और लाहौर में ख़ासतौर पर पंजाब की सकाफत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत पुरानी हैं, लेकिन वो आज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ और पूरी उस इंटेंसिटी के साथ आज भी आपको हर घर में नज़र आएंगी या मुख्तलिफ स्टोर्स पर भी आपको नज़र आएंगी। इस तरह से आप देखते होंगे लकड़ी पर कुंदाकारी और नक्शो नगारी जो है उसका एक बड़ा ट्रेंड है, और आज भी आप बहुत सारे डेकोरेशन की पीसेस भी हो सकते हैं अपने घर में रखे हुए, ग्लास भी, बर्तन भी, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिस पर आप ये नक्शो नगारी देखते होंगे। तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक आर्ट है जो पंजाब की खासियत है। तो इस पर एक रिपोर्ट बनाई है, वो ज़रा देखकर आप वापस आए, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं।
लकड़ी पर नक्श निगारी का फन बरसों पुराना है। मुख्तलिफ रवायती दरख्तों से हासिल अनवा अकसाम की लकड़ी और उस पर हथौड़ी और छेनी से कुनद्दाकारी व नक्श निगारी की तारीख बहुत पुरानी है। अलीपुर चट्ठा के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी कई एक बढ़ई, जिन्हें मुकामी जबान में तरखान कहा जाता है, नस्ल दर नस्ल इस फन से वाबस्ता है। हवेलियों में रखे जाने वाला रवायती फर्नीचर रंगीन पाए और उस पर कमाल की नक्शो निगारी देखने वाला इस फन से वाबस्ता हुनरमंदों को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। जी 26 मैं कम कर रहे हैं, लेकिन जिन्ना कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कम होंदा सी। हुण महंगाई इस कदर हो गई कि अपनी मजदूरी जिहड़ी है वो भी पूरी नहीं हुंदी। ਅੱਜ ਤੋਂ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ सही दिहाड़ी लगती है। मौजूदा दौर में मशीनी फर्नीचर और आर्टिफिशियल लकड़ी की भरमार भी इस फन को ख़त्म न कर सकी। पंजाब में आज भी जहेज का सामान हो या घरों में मौजूद बैठक की तज़ीनो आराइश, इस रवायती फर्नीचर की अहमियत अपनी जगह बदस्तूर कायम है। पहले एक जा रहा सी, हुण को 2-3 साल तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अखराजात नहीं पूरे हो रहा है। बिजली काम नहीं करन देंदी, मजदूरी लभदी नहीं पई, की करिए। बरसा बरस से नस्ल दर नस्ल रवायती दस्तकारी की मेहनत से तैयार ऐसे शाहकार फर्नीचर और चारपाइयाँ हमारे हुनरमंदों की आला जहनी सलाहियतों और फन की मजहर हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इस फन को मजीद आम करने के लिए हकूमती सतह पर इसकी सरपरस्ती की जाए। खूबसूरत घर और इस लकड़ी के फर्नीचर से तज़ीनो आराइश हर एक का ख्वाब होता है, मगर लकड़ी की होशरुबा कीमतों और फर्नीचर के आसमान को छूते नरखों के बायस आम आदमी का ये ख्वाब एक ख्वाब। कैमरामैन अदनान रज़ा के साथ मुस्ताब हुसैन जैदी, पब्लिक न्यूज़, अलीपुर चट्ठा। अच्छा, बिल्कुल ठीक। जो मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन देखा है, गांव में जब आप जाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के चारपाइयों के जो पाए होते हैं उस पर ये नक्शो निगारी आपको ज़्यादा देखने में मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें हरमीत, बहुत सारे अभी भी कज़ाफ़ी स्टेडियम अगर आप जाएँ तो वहाँ पर एक कल्चरल सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर इस तरह की पीढ़ियाँ पड़ी होती हैं, इस तरह की चारपाइयाँ पड़ी होती हैं, तो वो देखने में वैसे तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे सुहा, ये बड़ा मुझे जो याद है, जितने भी गाँव में शादियाँ होती थी या नई नवेली दुल्हन जब आती थी तो उसके लिए उसे पीड़ा कहते हैं, बैठने के लिए, जिस पे बैठती थी। और फिर पहले दिन नई नई दुल्हन जो थी, गांव में ये रिवाज आज भी, आज तो ख़त्म हो गया, बहुत अरसा हो गया, गांव की तरफ नहीं गया हूँ, तो वो फिर उसी पीड़ा पे बैठ के ना पराठा बनाती थी और सारे खाते थे। और इस किस्म का या जो चारपाइयाँ, ये कलरफुल चारपाइयों की अगर मैं बात करूँ तो इस किस्म की चीज़ें जो है अमूमन नए जो जोड़ी होती थी उसके लिए लाई जाती थी। तो एक और चीज़ जो हमने देखी, और ख़ासकर अब भी बहुत सारे गांव में, अब मैं पंजाब गया था, अंदरूनी पंजाब, अपनी फिल्म की शूटिंग में, तो जहाँ पे हम गए, जिन जिन डेरों में गए, तो फिर मेहमानों के लिए एक अलग चारपाई जो है उन्होंने रखी होती है और उसी पे वो भी इसी तरह कलरफुल होती है। तो ये बड़ा खूबसूरत आर्ट मैं समझता हूँ कि ये हमारा ये यहाँ पे हमने देखा है। और हमने ये भी देखा है कि बाहर की दुनिया में बहुत सारे पंजाबी जो हैं, बहुत सारे पठान जो हैं, वो बाहर की दुनिया में रहते तो हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए चारपाइयाँ स्पेशली या तो पाकिस्तान से मंगवाई है, हिंदुस्तान से मंगवाई हैं, और वहाँ पे भी वो उन्होंने अपने लिए जो छोटे छोटे डेरे बनाए होते हैं तो उसी में उन्होंने रखे होते हैं। लेकिन ये आप भी आप गाँव की तरफ जाती हैं तो ये आर्ट अब भी वहाँ पर मौजूद हैं, और लोग इसी को जो है किसी न किसी तरीके से, खासकर स्पेशल लोगों के लिए, फिर जब आप जाते हैं तो उस डेरे में आपके लिए वो चारपाई बिछाई जाती है। ताल्लुक पैसों से नहीं है, मतलब रिवायत से है, नक्शनिगारी की गई होती है। और इसका ताल्लुक पैसों से नहीं है, रिवायत से है, मोहब्बत से है। मतलब शहरों में तो ये चीज़ बिल्कुल ना पैदा हो गई है, लेकिन गांव वाली साइड पे आप जाएं तो अभी भी मोहब्बत का इजहार वो इस तरह की चीज़ों से ही करते हैं, और खासतौर पर बेटी को जो है इसमें देना तो आप समझे कंपल्सरी होता है। तो हमने अब लेनी है एक क्विक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम अपने काम को आगे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली कहा तो ये जाता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है, और इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। कम से कम 1-1.5 साल तक तो माँ का दूध बच्चे को ज़रूर पीना चाहिए। लेकिन बहुत सारी वजूहात की बिना पर आप जानते हैं कि बच्चे जो है वो इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते। मेडिकल इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ ख़वातीन के पर्सनल इश्यूज़ भी होते हैं। लेकिन आजकल मार्केट में ख़ास तौर पर आप ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फार्मूला मिल्क या आप डॉक्टर के सजेस्ट करदा कुछ ऐसे दूध के डब्बे होते हैं जो मिलते हैं, वो कितने मुफीद होते हैं बच्चों को। क्या उस एज में जिसमें नशोनुमा की अशद ज़रूरत है, तो क्या वो जो कमी है उनके अंदर वो उसको पूरा कर पाते हैं, या किस तरफ आपको जाना चाहिए? डॉक्टर से कंसल्टेशन के बगैर इस तरह के डब्बे के दूध को प्रेफर नहीं करना चाहिए। इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं, और क्या इसकी अफादियत भी हो सकती है? ऑब्वियसली एक चीज़ फार्मूला मिल्क है तो उसकी अफादियत भी होगी, कोई ना कोई केमिकल्स मिल के इसको बनाया होगा, तो डॉक्टर्स ने उसको सजेस्ट करने के पीछे कोई ना कोई मकसद होगा, कोई ना कोई ख़ास फ़ायदा होगा जो कि बच्चों को पहुँच सकता होगा। तो इस पर हम मिली जुली जो
राय है ना उसके बारे में एक आज बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर नुवेरा हमारे साथ मौजूद है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, इसके बारे में बात करना शायद इसलिए भी ज़रूरी है कि बच्चों की माओ को कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आता। अगर माँ का दूध नहीं आ रहा फॉर द टाइम बीइंग तो फिर आपको पता है कि फौरी तौर पर डब्बे के दूध की तरफ चले जाते हैं। क्या इस फार्मूला मिल्क में वो सारे इंग्रेडिएंट्स, वो सारी अफादियत मौजूद होती है जो बच्चे को उस एज में नशोनुमा के लिए ज़रूरी होती है? थैंक यू। इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, डिलीवर होता है, उसके हाफ आवर के अंदर उसकी मदर फीड स्टार्ट हो जानी चाहिए। जो चीज़ कुदरत ने उसके माँ के दूध में बच्चे के लिए रखी है, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जो भी सप्लीमेंट्स कर दें, वो चीज़ वहाँ उस लेवल तक नहीं पहुँच सकती। और अब तो इतनी रिसर्च हो चुकी है, इतनी स्टडीज़ इस बात पे हो चुकी हैं, कुदरत ने जो एक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन का एक कंटेंट है और एक मिनरल्स वगैरह जिस फिक्स्ड क्वांटिटी में मदर फीड में रखे हैं, वो इस तरह से हैं कि बच्चे के लिए इजीली डाइजेस्टेबल भी हैं। कोई नेमल बदल नहीं है जी, उसका नेमल बदल नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट हाफ आवर के अंदर मदर फीड स्टार्ट हो जानी चाहिए। और मदर फीड के हिसाब से देखा जाए तो आप ठीक है, आप बाकी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स कुछ ना कुछ कर लेते हैं डब्बे के दूध में, लेकिन जो कुदरत ने एंटीबॉडीज़ रखी है माँ के दूध में, क्योंकि वो माँ के सिस्टम में बनती हैं और उसके बाद बच्चा मिल्क के ज़रिए उनको गेन करता है। तो जब आप डब्बे का दूध लेंगे तो उसके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ जो कि कुदरती तौर पर बनी है, डेफिनेटली वो डब्बे में जो है वो नहीं हो सकती। तो वो मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन बात हमने इस बारे में भी करनी है कि देखिए कोई हल भी तो होना चाहिए ना। अब बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ की वजह से खासतौर पर आजकल की जो यंग बच्चियाँ हैं, उनके खुराक को लेके, उनकी सेहत को लेके माँ का दूध उस तरह से नहीं वो शुरू में पिला पाती या आता ही नहीं है। तो ये एक कॉमन वजह है जो कि रियलिस्टिक अप्रोच भी है, जो ख़वातीन हमें देख रही हैं वो इस बात को रिलेट भी कर सकेंगी। व्हाट टू डू? अब बच्चे को उस एज में या पैदाइश के 10 दिन बाद तो दूध ही पिलाना है आपने। जी, तो डब्बे का दूध कहते तो हैं डॉक्टर्स, उसके फार्मूला मिल्क में फार्मूला क्या क्या होता है, मतलब क्या ये ज़्यादा पिलाना हार्मफुल है? क्योंकि ना पिलाने से तो फिर यही हमारे पास तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है ना। इसमें सिंपल सी बात है, जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो आप उसको मदर फीड पे डाल दें। अगर आप उसको शुरू में ही बॉटल फीड करेंगे, जिस तरह आपने 10 डेज़ का जिक्र किया, फर्स्ट वीक में 3-4 डेज़ में डेफिनेटली अभी मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, तो इट विल टेक टाइम टू बिल्ड दी प्रॉपर वॉल्यूम के। उसके बाद जो है ना वो उसके साथ बच्चा, और बच्चे को भी शुरू में जाहिर है वो नया दुनिया में आया है, वो वक्त के साथ साथ उसकी सकिंग, उसका वे कि उसने किस तरह से दूध लेना है वो इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो अगर ऐसे में शुरू में ही ये कह दिया जाए कि जी मदर फीड माँ को थोड़ी आ रही है, चलो इसको फीडर पिला दें, तो इस सूरत में बच्चा जो है फीडर में रेडी प्रिपेयर्ड मिल्क होता है कि वो जल्दी से रेडी पी के फारिग हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन मदर फीड जो है, एक और चीज़ है आपकी बात में यहाँ पे ऐड करना इसलिए भी ज़रूरी है। हरमीत भी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है, वो भी सवाल करेंगे, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि आप हिम्मत ना हार दें। जी, 5-6 दिनों के बाद आपको लगता है नहीं वो तो हो ही नहीं रहा, ना बच्चे को पीना आ रहा है, ना माँ उस तरह से सेहतमंद है कि बच्चे को दूध पिला सके। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि माँ जब आप बनते हो तो आपका दूध उतरना ही होता है, बिल्कुल, और वो आता ही है। तो ये माएँ जो गलतियां करती हैं, इस हवाले से मैं कहती हूँ बीइंग अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट आप सजेस्ट जरूर करें कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपका बच्चा पैदा और आप असल में इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत सी मदर जो हैं वो फॉर एग्जांपल जॉब करती हैं, तो उन्होंने जाहिर है बच्चा कहीं पर मतलब अपने बच्चे के बेशक फादर के पास छोड़ना है या घर में ग्रैंड पेरेंट्स के पास, तो उनको फीजेबल भी लगता है लाइक बॉटल फीड हो जाएगी तो बच्चा भूखा नहीं रहेगा। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, इट इज़ लाइक आप दूध प्रिपेयर करें, बच्चे मदर को भी अगर वो थक कर आई हैं तो उतनी देर बैठना नहीं पड़ेगा फीड के लिए, वो भी एक पूरी एक एक्सरसाइज है, आसानी के लिए कह लें। लेकिन आप अगर बॉटल फीड को कंपेयर करते हैं तो वो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बिकॉज जो मदर फीड है उसके अंदर कुदरत ने ऐसी चीज़ें रखी हैं जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हैं, दूध वगैरह, ठीक है। अब वो बच्चा जब पिएगा तो उसके अंदर जो मिल्क उसने मदर से लिया है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर बॉटल फीड को कंपेयर करें तो बहुत से बच्चे हमारे साथ पास आते हैं कॉलिक के साथ कि बच्चे को पेट में दर्द रहती है। ये चीज़ें इसलिए हैं बिकॉज बॉटल फीड कंपैरेटिवली उतना इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है। उनका हासना भी छोटे बच्चों का कितना होता होगा कि जिसमें वो डाइजेस्ट कर सके। खैर हरमीत, ओवर टू यू। जी डॉक्टर साहब, सोहा ने कुछ बातें जो कि कहीं ना कहीं दुरुस्त भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये देखा है, मेरे एक दोस्त है, कुछ अरसे पहले की बात है कि मैं उनके साथ क्लिनिक में बैठा था, डॉक्टर हैं, तो एक बच्चा वो लेके, एक वालदा जो है, बच्चा बड़ा कमज़ोर था, तो उन्होंने कहा कि अब बच्चे को आप फीड क्यों नहीं कराती हैं?
तो उन्होंने कहा कि वो क्योंकि जाहिर बात इस्लामाबाद है, तो उसने कहा मैं नहीं चाहती कि मेरा फिक्र जो है वो खराब हो। तो कहीं ना कहीं एक सोच ये भी पाई जा रही है। दूसरी सोच ये भी है कि कहीं ना कहीं वो जॉब करती है तो वो भी जो है उसको एक इशू बना लेते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर उनको दूध आ सकता है और वो पिला सकती है, बच्चे को ये सहूलियत मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हिले बहाने बना के या कोई ना कोई चीज को जवाब बना के अगर मदर साइड पे होती है तो बच्चे को फ्यूचर में क्या नुकसान जो है हो सकता है? एक वो बच्चा जो दूध पीता है माँ का और जो दूसरा बच्चा जो फीडर पे है, तो इन दोनों को आप कैसे कंपेयर करेंगे? क्या क्या मुश्किलात या क्या क्या चीजें जो है उस बच्चों को फेस करनी होगी जो कि माँ के दूध से दूर है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सबसे पहली बात आपने जो की वो ये थी कि मदर को फिगर का ख्याल है। तो इसके अंदर ये है कि जब बच्चा मदर फीड करता है तो मदर की बहुत सी जो फैट्स हैं वो मिल्क के जरिए बेबी में चली जाती हैं, जो कि बेबी के लिए ज़रूरी हैं। लाइक बच्चा हेल्दी होगा, उसको जल्दी ठंड नहीं लगेगी, लाइक हाइपोथर्मिया वगैरह नहीं होगा, तो ये उसके लिए बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। और मदर का जो फिगर है वो रादर मेंटेन रहेगा, क्योंकि उसके फैट्स मिल्क के जरिए बच्चे में जाएंगे। हाँ। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है जो कि समझने की जरूरत है, खासतौर पर मदर्स को। अच्छा देखिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुदरत का एक कानून है ना, उसके खिलाफ आप जाएंगे तो आप कहाँ तक जा सकते हैं? ऐसा हो नहीं सकता कि कुदरत का एक कानून हो और फिर उसको अल्लाह ताला ने आपके लिए हार्मफुल बनाया हो, वो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, एक और प्रैक्टिस ये भी की जा सकती है जो कि नहीं होती अब बच्चे की, अब बीइंग अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट आप बता सकती हैं, गाय का दूध एक अच्छा ऑप्शन है लेकिन वो हम नहीं पिलाते बच्चों को या पिला सकते नहीं है, उसके क्या मेडिकल इशूज़ है? देखिए, गाय का दूध तो आपको 1 साल से पहले नहीं पिलाना चाहिए। क्यों? इसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि देखिए, गाय का दूध जो है, अगर हम उसकी कंपोजिशन देखें, उसके कंटेंट्स देखें, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। इट इज़ वेरी हैवी मिल्क एज़ कम्पेयर टू मदर फीड, ठीक है। उसके अंदर हम मुख्तलिफ नमकियात हैं जिनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो रादर इट विल बी मोर डिफ़िकल्ट फॉर चाइल्ड टू डाइजेस्ट। इसके अलावा बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं जो कि ज़ाहिर है आप स्टार्ट में ही शुरू कर दें तो बच्चा जो है वो बहुत अभी पैदा हुआ है और वो बहुत एक सेंसिटिव एज में होता है, फर्स्ट ईयर की, तो उसके अंदर जो है एक तो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, दूसरा ये है कि ये बहुत से बच्चे एलर्जी डेवलप कर जाते हैं टुवर्ड्स काउ मिल्क, और उसके अंदर फिर डायरिया होने लग जाते हैं, निमोनियाज होते हैं उस एलर्जीज की वजह से टुवर्ड्स काउ मिल्क, बिकॉज काउ मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं कैसीन। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर चाइल्ड कि उसका ज़्यादा कॉन्टेंट हो टू डाइजेस्ट। जबकि कुदरत ने माँ के दूध के अंदर जो है वो कैसीन बहुत कम क्वान्टिटी में रखी है जो कि उसके लिए बहुत ईजिली डाइजेस्टेबल होती है और बेनिफिशियल भी होती है। अच्छा, अगर दूध की बात करें तो कितना अरसा बच्चे को माँ का दूध पीना चाहिए? क्योंकि गालिबन 1.5 साल तो मुझे लगता है कि पीना चाहिए, और आपको पता है रेस्ट ऑफ द लाइफ आपकी यही आपके कैल्शियम अपनी हड्डियों को मजबूत करता है, जो आपकी बेसिक नशोनुमा इस 1.5 साल में हो जाती है, रेस्ट ऑफ द लाइफ आप उसी के जरिए सेहतमंद रहते हो। इतना इंपॉर्टेंट है माँ का दूध। तो ये जो है कितना अरसा मैक्सिमम पीना चाहिए? देखिए, माँ का दूध जैसा कि हमारे दीन में भी बताया गया 2 years इज़ सफिशेंट, लेकिन जो पहले खास तौर पर 6 months हैं उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, मतलब कि फर्स्ट 6 month तो ओनली मदर फीड। उसके बाद चूँकि हम वीनिंग की तरफ चले जाते हैं कि उसमें राइस इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी डाइटरी चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मदर फीड जो है वो 2 years तक होनी चाहिए शुरू में तो एटलीस्ट ज़रूर जी। अब अगर हम इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखें तो स्टडीज़ और रिसर्च ये शो करती है कि जिन बच्चों को शुरू में मदर फीड मिली उनके अंदर डायबिटीज़ के चांसेस इन द लॉन्ग रन कम हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि वो बच्चे जो हैं इसके अलावा ओबेसिटी के चांसेस कम हैं, और वो बच्चे जो हैं इन द लॉन्ग रन उनके अंदर जो है वो इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी डेवलप होती है, सो लाइकलीहुड टू डेवलप दिस रिपीटेड निमोनियाज एंड डायरियाज, ऑल दीज आर मच रिड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइएगा, वो ये कि कुछ लोग मिक्सचर भी करते हैं इस चीज़ का। फॉर एग्जांपल अगर 6 माह का दूध पिला दिया है तो फिर ऑब्वियसली वर्किंग वुमेंस जो है वो दोनों चीज़ों को पैरेलल साथ लेकर चलती हैं, मतलब डब्बे का दूध भी पिला देती हैं, फॉर्मूला मिल्क भी पिला देती हैं, अपना दूध भी साथ साथ पिलाती हैं, तो क्या वो दोनों चीज़ें भी बैक वक्त ठीक होती हैं? देखिए, 1 year के बाद तो आप और चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक काउ मिल्क और चीज़ें। नहीं, 1 साल से पहले नहीं। अगर आप माँ का दूध पिला रहे तो फिर आप फॉर्मूला मिल्क पे नहीं जाना चाहिए आप? नहीं, आपको मैक्सिमम मदर फीड के ऊपर ही रहना चाहिए, जितना मैक्सिमम हो सके। हाँ जी, जितना एटलीस्ट 1 year के बाद आप ठीक। डॉक्टर, एक और चीज जो हम देखते हैं, आपने जी आप कंटिन्यू करें हरमीत। डॉक्टर, अगर हम देखें तो ये होता है कि आपने जो फरमाया कि कम से कम दूध जो है माँ का वो तो बरकरार रखना चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि फिर जिस तरह आपने फरमाया कि कुछ खुराकें जो हैं वो भी ऐड की जाती हैं, हम ये देखते हैं कि सेरिलैक एक ऐसी खुराक है कि वो भी दी जाती है, लेकिन बहुत सारे इलाके या बहुत सारे से लोग जो इन चीज़ों से नाशना है, नहीं मालूम है उनका, या उनका बस नहीं चलता ख़रीदने को, तो फिर क्या घर की कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो इसके साथ अगर वो ऐड करें तो कम से कम
कम ग्रोथ में वो करामत साबित हो सकती हैं? देखिए, इसके अंदर जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तो उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, मसलन आप राइस दे सकते हैं, चावलों की एक खीर बना के जो घरों में दी जाती है वो दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप साबूदाना दे सकते हैं, आप उसके अंदर बनाना ऐड कर सकते हैं, आप पोटैटो जो है उसको बॉयल करके थोड़ा सा कुछ सॉल्ट ऐड करके स्पाइसी करके आप टेस्टी करके आप बच्चे को जो है वो दे सकते हैं। और यहाँ से फिर वीनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। और ये जो वीनिंग है ये मदर फीड के साथ जब कंटिन्यू होती है तो इसमें एक बैलेंस डाइट बच्चे के अंदर जाती है। ऑन दी अदर एंड अगर आप देखें, आप काउ मिल्क इंट्रोड्यूस कर दें तो लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट जब हम देखते हैं तो बहुत से बच्चे जो मेरे पास बाद में आते हैं, आयरन डेफिशिएंसी उनके अंदर डेवलप हो जाती है और इन रिटर्न उसका जो है HB लेवल जो है वो कम हो जाता है और बच्चे एनीमिया के साथ हमारे पास आते हैं, बिकॉज काउ मिल्क के अंदर जो है वो आयरन की क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो बड़ा कॉमन फीचर है उन बच्चों का जिनके अर्ली डाइट के अंदर जो है वो काउ मिल्क जल्दी इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम चीज़ देखें, आपने बहुत क्लियरली बता दिया कि 1 साल तक या 1.5 साल तक के पहले 6 एक्सक्लूसिव महीने जो है ना वो माँ का दूध ही पीना चाहिए। लेकिन अब हम उन बच्चों की पैदाइश भी देख रहे हैं जो किसी भी वजह से बच्चे को दूध नहीं पिलाती, लेकिन ये फार्मूला मिल्क की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गई है। आप बीइंग अ डॉक्टर, आप मुझे बताएं कि आपके पास क्या परसेंटेज है कि अभी इस वक्त अगर ये मार्केट में फार्मूला मिल्क या टीन के ये डब्बे मौजूद है दूध वाले, तो कितनी बड़ी तादाद में बिकते हैं ये? एग्जैक्टली हमारे यहाँ एक बहुत एक समझा जाता है ये कि डब्बे के दूध के अंदर शायद कुछ समथिंग एक्स्ट्रा है जो कि बच्चे को बहुत हेल्दी कर देगा। यहाँ समझा जाता है कि इसके अंदर ज़्यादा अच्छी बैलेंस डाइट है जो बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बैलेंस डाइट ये नहीं है कि आप डब्बा इंट्रोड्यूस कर दें, बैलेंस डाइट ये है कि आप इसमें मदर फीड पे रहें। अगर आप डब्बे का दूध 1 सेकेंड स्टार्ट कर देते हैं, अब आप देखें कि पहले तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक एक्सपेंस कहा जाता है, वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उसकी। दूसरे नंबर पर यह है कि जो बॉटल्स हैं, जो बॉटल फीड कराने के लिए बॉटल्स जो हैं, फीडर्स वगैरह, दे शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड, प्रॉपर उसकी हाइजीन होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि उनको स्टरलाइज करना, उसके बाद जो आपने पानी वाटर मिक्स करके उसको प्रिपेयर करना है तो उसका प्रॉपर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। उसके बाद ये है कि अगर रात को आपने सोना है तो आपने देखना है कि आपके पास पड़ा हुआ है, सो दैट यू विल नॉट हैव टू रन टू मार्केट इन द मिडनाइट। तो जबकि मदर फीड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुदरत की तरफ से फ्रेश एट नॉर्मल टेम्परेचर एट एनी टाइम अवेलेबल है। जी जी हरमीत। डॉक्टर साहब, सोहा ने पहला सवाल जो किया बड़ा ज़बरदस्त भी था और उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं मुश्किलात होती हैं लड़कियों को, और अगर आज की कंपेयर टू एक हमारे टाइम की जनरेशन की अगर बात करें या उससे पहले की करें तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खुराकें थी कि कुछ ना कुछ नेचुरल टच ज़रूर था। लेकिन अब जो बच्चियाँ हैं, चाहे वो उनकी एज या 2000 में वो पैदा हुई या 99 में पैदा हुई हैं, तो फिर हमें ये लगता है कि ये जो जंक फूड का रुझान फिर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये खुराकें भी ज़्यादा आ रही हैं। तो हम ये देखते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर एक मदर जिसकी डिलीवरी होने वाली है और वो चाहती है कि अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाए और उसमें कमी ना हो, तो फिर कौन कौन सी ऐसी खुराकें हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको उस खुराक को अपने शामिल करना चाहिए और उसके बाद कहीं ना कहीं उसको ये फ़ायदा, ये खुराकें दे सकती हैं आगे डिलीवरी के बाद? जी बिल्कुल, देखें इसके अंदर प्रेगनेंसी के अंदर स्पेशली डाइट, प्रॉपर फूड इनटेक, प्रॉपर मिल्क इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस वक्त जाहिर है बच्चा है और उसकी डेवलपमेंट बॉडी में हो रही है तो कुदरत की तरफ से उसको तो प्रॉपर कैल्शियम, विटामिन सब कुछ मदर की तरफ से मिल जाएगा। नाउ द थिंग इज़ कि अगर मदर के अंदर इन चीज़ों का प्रॉपर कंटेंट नहीं है तो उसके अपने अंदर इन चीज़ों की डेफिशिएंसी है, तो उसकी अपनी बोन्स में से कैल्शियम जो है वो फिर एब्जॉर्ब होके बेबी के अंदर चली जाएगी और फिर जब बेबी डिलीवर हो जाएगा तो ऐसी मदर जो ऑलरेडी कैल्शियम एंड विटामिन डेफिशिएंट है तो वो मदर फिर फीड करवाएगी तो डेफिनेटली उस दूध के अंदर भी कैल्शियम विटामिन डी कम होगा। तो उस वक्त डाइट लेनी बहुत अच्छी डाइट लेनी जरूरी है। मिल्क इनटेक प्रॉपर होना चाहिए, इवन बिफोर डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी भी मिल्क इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर, एक और सवाल बहुत अहम है जो आपसे जानना चाहेंगे, वो ये है कि ब्लड डिफिशिएंसी बड़ी ज़्यादा हो जाती है ख़वातीन को, क्योंकि हम तो बच्चे की बात करें लेकिन मदर भी लाजमी है कि कम से कम अगर वो सेहतमंद होगी तो बच्चा सेहतमंद होगा। तो ये जो ब्लड की कमी है इसको कैसे पूरा किया जाए? एक तो विटामिन है, तो दूसरी कौन कौन सी खुराकें हैं जिससे ब्लड डिफिशिएंसी जो है वो पूरी हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जैसे ही किसी की प्रेगनेंसी कंफर्म होती है उनको रेगुलरली जो जिस भी एरिया में है अपने करीबी गायनी के जो भी डॉक्टर अवेलेबल है उनके पास विजिट करना चाहिए, सो दैट कि प्रॉपर टाइम के ऊपर CBC हो और HP का लेवल पता चलता रहे। तो इसके अंदर ये है कि जैसे ही मतलब आयरन डेफिशिएंसी की पिक्चर CBC के अंदर आने लग जाती है तो उसके अंदर हम फिर उसको ऐसी डाइट एडवाइस करते हैं, फॉर एग्जांपल आप गोश्त खाएं,
आप जो है एप्पल लें, एप्पल के अंदर आयरन है, गोश्त के अंदर प्रोटीन है, आयरन बहुत ज़्यादा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फॉलिक एसिड है, ये तमाम चीज़ें जो है हाँ जी ये HP को फॉल नहीं होने देती और ये ब्लड लेवल जो है वो मेंटेन रखती हैं। और इसके अलावा ये है कि आप उनको यानी हर तरह की डाइट जो है वो अच्छी रखें, तो उसके बाद HP और कुछ अबाउट 3 मंथली और 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ कुछ इस तरह से HP होती रहेगी, तो उसका लेवल फॉल नहीं करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपकी सारी बातें बहुत हमने कंसाइज करके कम वक्त में सारी बातें हम कंक्लूड कर लेते हैं सारे टॉपिक को इस तरह से, बिफोर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एंड आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ये वो टाइम पीरियड होता है इसमें आपको अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखना होता है। तो अगर आप अपनी डाइट पे जा रहे हैं, चीज़ों के बारे में कॉन्शियस हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो बंदा मुतासर होता है वो आपकी अपनी ज़ात है और फिर आपका पैदा होने वाला बच्चा। तो इस टाइम पीरियड में इन चोंचलों में ना पड़े, खुदारा इसका ख्याल रखें। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। पाकिस्तान में पूरी इस वक्त हर शहर में पोलियो मुहिम का जब बाकायदा आगाज़ किया गया तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जो इस वक्त दो चार है इस मूजी मर्ज़ से जिसे हम पोलियो कहते हैं, और अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो बड़ी तगद और मेहनत के बाद पूरी दुनिया ने बहुत सारे ममालिक थे तो अपने आप को पोलियो फ्री बना लिया है। लेकिन पाकिस्तान में ये कोशिश और इसकी कड़ी जो है वो फरवरी में भी हमने देखी, जहाँ पर पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला जिसका बाकायदा आगाज़ किया गया और उसके बाद बहुत सारे सैंपल्स लेकर उसको टेस्ट भी किया गया, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि अगर हम लाहौर की खासतौर पर बात करें तो उसको पोलियो फ्री कर दिया गया है। इतनी तगड़ो इतनी मेहनत कंसर्न डिपार्टमेंट्स की थी और उस तमाम अमले की थी, उस टीम की थी जिसने इसको मेक श्योर किया कि तमाम तर सूरत हाल में हर दरवाजे पर जाकर जो है वो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। और फिर कॉपरेशन जो हमें चाहिए थी, जो सपोर्ट हमें चाहिए थी, वो पब्लिक से चाहिए थी जो स्क्रीन के उस तरफ हमें दिख रही है। आपने भी कॉपरेशन की तो फाइनली हमने इस चीज़ को अकम्प्लिश तो ज़रूर किया। लेकिन इस पर हम बात कर लेते हैं। राफिया हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, DC लाहौर है। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राफिया साहिबा। वालेकुम जी, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस टुडे। राफिया साहिबा, कहिएगा कि बहुत यकीनन मेहनत का काम था, टीम वर्क था और तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स पर एक्टिव रहे और हमें ये कामयाबी मिली है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसके अंदर ये अभी स्पेशल कैंपेन लाहौर में की गई थी। इसमें 7 दिन के अंदर 1 लाख का टारगेट था बच्चों को कवर करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद पोस्ट जो सर्वे होता है WHO की तरफ से, उसमें 24 सैंपल लिए गए थे जो कि QS जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पास हैं। इसमें यकीनन जो हमारी हेल्थ टीम्स हैं उन्होंने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। 6000 से ज्यादा ये टीम्स मौजूद थी हमारी, जिन्होंने फील्ड में दिन रात एक किया है और साथ साथ उसमें कवरेज जो है वो इंश्योर करवाई है। तो बड़े जी राफिया साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा राफिया साहब, ये भी बताइएगा कि हमने बहुत मेहनत तो की है इस पे, अलबत्ता बहुत सारे मसाइल भी थे, कोई शरई एतबार से भी, मेडिकल प्रोसीजर्स में भी, और एक आवाम हमारी सुपरस्टिशियस भी है। तो बहुत सारे मसाइल इस तरह भी थे जो कि हर्डल्स के तौर पर हमेशा सामने आते रहे हैं। लोगों ने इस दफ़ा काफ़ी कोऑपरेट किया है। इन तमाम मामला को कैसे टैकल किया हमारी टीम ने? ये जो है वो फुली सैनिटाइज्ड होते हैं, ये डॉक्टर की सरबराही में होता है। ऑब्वियसली जो मेडिकल कंसर्न होते हैं उन पे हम लॉगिंग करते हैं। रिफ्यूजल्स की भी काफी तादाद सामने आई, पे हमने फिर इंतजामिया ने इनको दी और इसी साहिबान भी में साथ थे। हमारे रिफ्यूजल पे हमने कहीं डायरेक्टिव एक्शन भी लिया है जहाँ पे लोगों के खिलाफ भी हो, इसलिए कवरेज में खातर खास पाई। और इसी वजह से जो हमारा QS के WHO की तरफ से कंडक्ट हुआ है वो इस पास आए हैं। जैसे आफ्टर 1.5 ईयर के वो पास आए हैं लाहौर। जी हरमीत। अच्छा राबिया साहिबा, जिस तरह हमने देखा है, जो आपने फरमाया कि मैं एक कामयाबी जो है कहीं ना कहीं इंतज़ामिया, लाहौर की इंतज़ामिया और आप तमाम तर जो हेल्थ की टीम है सबको क्रेडिट जाता है जिस तरह बड़ी मेहनत के लिए की जाती है। लेकिन हम रिफ्यूज़ल की बात करें, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा या वज़ीरिस्तान या उन इलाकों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं सोच जो है वो डिफरेंट है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मज़हब के साथ जोड़ी जाती हैं। तो यहाँ पे जितने इस किस्म के रिफ्यूज़ल केसेस आए तो वो किस किस्म के थे और उनको कैसे हैंडल किया गया? फिर जी इसमें सब हमारी टीम्स के साथ हमने रीजनल ज़बानों उनको भी ताकि कम्युनिकेशन में इजी हो। कहीं पे जो रोमैटिक पॉपुलेशन वहाँ पे किस तरह बात करनी है, किस तरह से एंगेज करना है। तो 21 के करीब हमारी ऐसी टीम्स थी जिन्होंने जो सेंसिटिव एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन उस हिसाब से है वहाँ पे हमने लोकल
लैंग्वेज एक्सपोजर उनको साथ साथ भेजा था ताकि वो कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो खत्म हो जाए। उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स सुनने से ही आया, क्योंकि उनको हम कम्युनिकेट बेहतर तरीके से कर पाए कि इश्यू क्या है और हमने करना क्या है, इसीलिए कवरेज भी बेहतर है। जहाँ पे कोई रिलीजियस या दूसरा रिलीजन होता है वहाँ पे हम फिर लोकल जो हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं उनको साथ साथ एंगेज करते हैं अमूमन, लेकिन डॉक्टर्स की इंटरवेंशन से वो कन्विंस हो जाते हैं। कन्विंसिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे ये रिपीट कैंपेन के अंदर हमें चाहिए कि खुद अपने तौर पे कन्विंस और हर दफा को ये वाला एक्शन ना लेना पड़े। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि उनको जो मेडिकल ऑब्जर्वेशन या रिलीजियस ऑब्जर्वेशन है तो कंसर्न लोग उनके साथ मौजूद होते हैं, तो एंगेज करते हैं और बताते हैं इशू क्या है। इसकी वजह से इस दफा बेहतर नजर भी आया। रिफ्यूजल का हमने टारगेटिंग जो है वो की थी, टीम को बताया कि रिफ्यूजल कोई सरफेस होता है तो उसको ठीक है कि वो हाइड हो जाए और कवर ना हो सब्सिक्वेंटली। तो उसकी वजह से रिपोर्टिंग भी बेहतर इस दफा चैनलाइज हुई और जहाँ जहाँ हमारी सपोर्ट टीम को दरकार थी मैंने अपना किरदार अदा किया। साथ साथ एड ऑन किए कि जो लोकल पॉपुलेशन है, जो लोकल ओपिनियन लीडर्स हैं, मजहबी स्कॉलर्स हैं, उनको भी साथ साथ रखा गया ताकि लोगों की कन्विंसिंग हो जाए बजाय इसके कि हम सिर्फ कैंपेन में फेरे की। ठीक है राफिज साहब, ये भी कहिएगा कि इस दफ़ा मेन स्ट्रीम मीडिया को तो हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब हमने लोगों को काफ़ी हद तक अवेयर भी कर दिया है, कन्विंस भी कर दिया है, आपको अच्छा रिस्पॉन्ड मिला और फिर अच्छा रिजल्ट्स भी जो है वो हम कंडक्ट कर सके हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा हमारे पास बहुत बड़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ब्लॉगर्स हैं और इस तरह से बहुत सारी कम्युनिटी सोशल मीडिया की ऐसी है जो कि हमें मज़ीद मदद कर सकती है। किस हिकमत अमली के तहत मज़ीद भी इस कैंपेन को हम बूस्ट कर सकते हैं जिससे जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाए? बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि कम्युनिटी इंगेजमेंट जो है वो सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है इसका। तो जिस लेवल पे जिधर जिधर वो चीज हो सकती है इसमें, जिस तरह फॉर एग्जांपल डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज है, डीएसए कंटोनमेंट एरियाज है, वहाँ पे हम कम्युनिटी इंगेजमेंट जो लेवल पे करेंगे ताकि उधर जो अगर कोई सपोज्ड बैरियर है टू एंट्री वो भी खत्म हो सके। इस दफा हमारे उधर भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। कंटोनमेंट साइट पे अमूमन जो है प्रॉब्लम आती है एक्सेस में, क्योंकि लोगों को एम्बिग्विटी होती है ऑन कि किस तरह से किया जा रहा है और क्या ये चीजें दुरुस्त है कि नहीं। तो हमने उधर भी उस तरह ही फैक्टर इन किया इस इश्यूज वगैरह को। और साथ साथ और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो आप वैल्यूएबल इनपुट फ्रॉम योर साइड के जिसमें हम सोशल मीडिया के थ्रू भी प्रॉपरली एंगेज इन कर सकते हैं उन लोगों को भी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करते हैं। जी हमीद। अच्छा राबिया साहबा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं वज़ीरिस्तान के इलाके भी गया हूं जब पूलिम की मुहिम थी उन टीमों के साथ और मीडिया कवरेज के साथ, और फिर अभी गुज़िश्ता में बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में भी गया हूं तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें बड़ी डिफरेंट देखी हैं। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हम देखते हैं कि बड़े खुले डोले लोग हैं, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बड़े मुख्तलिफ हमें नज़र आते हैं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी कंप्लेंट आती है जो वर्कर हेल्थ वर्कर होती हैं या पूलियों की जो टीमें हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ जगहों से थ्रेट्स मिल जाती हैं, कहीं ना कहीं कुछ धमकियां मिल जाती हैं। क्या इस किस्म की चीज़ें आपके सामने कोई इस किस्म की रिपोर्ट्स हुई हैं? राफिज साहब आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, राफिज साहबा की जो कॉल है वो ड्रॉप होगी। कि तमाम तर इस सारे पोलियो मुहिम पर इसकी कामयाबी पर वो चूँकि काबिल सताइश एक कारनामा जो पूरी टीम ने दिया है, मुतल्लिका महकमा जात ने दिया है, तो उन तमाम महकमों को अप्रिशिएट तो वो कर ही रहे हैं उसके साथ साथ। लेकिन जो बार मैं एक बात कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि एक आम आवाम की कॉपरेशन और सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जिस पर आवाम ने जो है वो अच्छा रिएक्ट किया है। इसके अलावा हमारे पास जो भी फोरम्स जो भी प्लेटफॉर्म्स है हरमीत, हमने उसको यूटिलाइज़ किया है। लेकिन मेरा सवाल रखने का मकसद ये था कि हम ख़ास तौर पर जो फोरम ज़्यादा लोग देखते हैं जैसे टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उसमें ट्विटर आ जाता है, यूट्यूब आ जाता है, इन प्लेटफॉर्म को भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। बिकॉज हम बिल्कुल पोलियो फ्री नहीं बना सके अब तक। हाँ, अलबत्ता इसकी रेशो काफ़ी कम कर दी है, लेकिन आपको पता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दो ही ऐसे ममालिक हैं जो कि पोलियो फ्री नहीं हो सके। बाकी पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाए, यू नेम इट, कि उन्होंने कितना काम किया है पोलियो पर और फौरी तौर पर आप पोलियो फ्री बनाया हुआ अपने ममालिक को।
सोहा, आप दुरुस्त फरमा रहे। अब इन चीज़ों को डिनाई तो नहीं किया जा सकता, चाहे वो आपने ये देखा है कि हम अगर जिस प्लेटफॉर्म पे अगर हमने आगे जाना है तो हमने इन सारे प्लेटफॉर्म को एंगेज करना है। हम ये नहीं कह सकते कि टिकटॉक की कोई अहमियत नहीं है, इंस्टाग्राम पर जो लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है, इसी तरह स्नैक की कोई नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हमने मद्देनजर रख के इन सबको एंगेज करना होता है। अच्छा, मेरी बात सुनिए हरमीत, राफिया हैदर साहिबा हमारे साथ ही हैं, तो जरा उनसे सवाल पुट कर ले जो आप कर रहे थे। जी, राबिया साहिबा, मेरा सवाल ये था कि मुख्तलिफ इलाकों में मैं कवरेज पे गया हूँ, देखी है सारी चीज़ें, ग्राउंड रियलिटी बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। वहाँ पे हमने ये रिपोर्ट्स देखी हैं कि कहीं ना कहीं जो हेल्थ की टीमें हैं उनको थ्रेट्स भी मिलती हैं और कहीं ना कहीं कुछ जगहों में जो है बड़ा जो है उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। तो लाहौर या पंजाब की अगर मैं बात करूँ आसपास की, तो कहीं इस किस्म की रिपोर्ट्स आपके सामने कहीं आई हुई हैं? जी, इसमें अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा हमारे 3 इस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे कि जहाँ पे पब्लिक रिएक्शन थोड़ा मौजूद था, नॉट इन जनरल, लेकिन एक स्पेसिफिक हाउस होल्ड वगैरह में जो है ना रिएक्शन नज़र आ रहा था। और वहाँ पे हमने पुलिस एंगेजमेंट के थ्रू और अपने एसी साहिबान ने, उन्होंने खुद फील्ड में निकल के साथ अपनी टीम्स को सपोर्ट इन किया और कुछ इन केसेस में FIRs वगैरह भी कटी और फिर उसको हमने करेक्टिव एक्शन की तरफ लेके गए ताकि एक प्रॉपर एग्जाम्पल भी बने। हमारी टीम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत काम करते हैं। 3 शिफ्ट्स में ऑपरेट करना, एक एक घर में जाना और उसको कवर करना एक मुश्किल काम है। हर एक को सेंसिटाइज करना, हर एक से बात करना अच्छे तरीके से। जब इस तरह का रिएक्शन आता है तो ऑब्वियसली हम अपनी टीम्स के साथ स्टैंड करते हैं और जहाँ जहाँ इस तरह की कोई इश्यूज आए, 3 इस तरह के इंसिडेंट रिपोर्ट और वहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से उनको पैकिंग भी दी और वर्किंग भी करवाई। अच्छा, राफिया हैदर साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही है, यकीनन एक हार्ड जॉब है। पोलियो वर्कर्स के हम ऑन एंड ऑफ काफ़ी मसाइल भी सुनते रहे हैं और उसको काफ़ी दफ़ा एड्रेस भी किया गया है। इस दफ़ा आपने तमाम तरह कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं उन कंसर्न डिपार्टमेंट्स को आपने अप्रिशिएट भी किया और काबिल सताइश काम भी किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो मज़ीद क्या प्लान है, किस तरह से उन्हें मज़ीद अप्रिशिएट किया जाएगा? बिकॉज उनके हमेशा जो मसाइल रहे हैं उनको ऑन एंड ऑफ एड्रेस किया गया, लेकिन काफ़ी उन्होंने मुतालबात किए हैं इस हवाले से। जी, इसके अंदर हमने इस दफ़ा इनको कैंपेन किया क्योंकि रिजल्ट्स आ चुके हुए हैं, तो हमने हमारे इस दफ़ा साथ 150 के करीब मॉनिटर्स भी फील्ड में थे, एक्सटर्नल मॉनिटर्स। तो इनकी कंबाइंड हम इनपुट ले रहे हैं कि जिसके अंदर हम तहसील वाइज जो है, टाउन वाइज बल्कि इनके लीडर बोर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं कि टॉप 2-3 टीम्स को हम अप्रिशिएट भी करें ताकि एक पॉजिटिव मोरल बूस्टिंग टेक्निक भी है कि लोगों को पता हो कि जी जो काम वो कर रहे हैं वो सराहा जा रहा है और ऊपर तक पता भी चल रहा है कि जितना काम हुआ है वो चीज़ अप्रिशिएट भी हो रही है। तो हमने इनकी लीडर बोर्ड्स क्रिएट करके अब इंशाल्लाह हम इनके साथ टीम लेवल पे जो है ना इनकी अप्रिसिएशन करेंगे। खाली ये नहीं है कि जो ऊपर टॉप टियर है उसको शाबाश देके काम खत्म हो गया। जिन्होंने एक्चुअली फील्ड में काम किया है उनके लिए अप्रिसिएशन के लिए हम एक पूरा इवेंट भी करेंगे ताकि सब्सिक्वेंटली जो 13 मार्च ऑनवर्ड्स हमारी कैंपेन है उसमें भी ये उसी भरपूर तरीके से काम करे और जहाँ कोई लैक्सिटी लैप्स रह गया है बाकी टीम्स को भी पता हो कि जी हम देखे जा रहे हैं और हमारा पता चल रहा है ऊपर तक। तो वो अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है और उनको सराहना चाहिए कि जो 6000 टीम्स ने काम किया सारों ने इक्वली शायद नहीं किया, लेकिन जिन्होंने बढ़ के काम किया है उनको सराहना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो आपकी क्वालिटी इंश्योरेंस सैंपल राबिया साहिबा, आप एक अहम मनसब पे आप बरजमान हैं और उसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे लोग आपको सुनते भी हैं और कहीं ना कहीं आपका मैसेज भी अहमियत का हामिल है। तो जो वालिदैन हम देखते हैं या इस किस्म की मिथ जो हमारे सोसाइटी में पाई जाती है, तो उन लोगों को, उन वालिदैन को आप क्या पैगाम देंगी टेलीविज़न के थ्रू? ज़ाहिर बात है कि ये मुश्किल जब आती है लाइफ में तो पूरा ख़ानदान जो है इफ़ेक्ट होता है जब एक बच्चे को पोलियो होता है या इस मर्ज में वो मुब्तला होता है। बिल्कुल, इसमें वालिदैन से यही गुजारिश है कि जो इतनी एक्सटेंसिव कैंपेन की जाती है कि डोर स्टेप पे आपको फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है उसको यूटिलाइज जरूर करें, क्योंकि उसको ना यूटिलाइज करना आप अपने बच्चे के साथ एक नाइंसाफी कर रहे हैं। वो आगे सब्सिक्वेंटली ऐसी कोई चीज होती है तो उस बच्चे के साथ नाइंसाफी है, तो उसमें हमारी गवर्नमेंट पूरा तरीके से काम कर रही है। उसमें सिटीजन का इनपुट बहुत जरूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा सिटीजन कोऑपरेट भी करते हैं। कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जहाँ पे इशू आता है और अमूमन वो भी कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन इसको रिपीट करना है कि कैंपेन हर महीने, हर दूसरे महीने होती है और उसमें नंबर ऑफ कैंपेन जो है वो आपको मैटर नहीं करना चाहिए कि जी बार बार आके किया जा रहा है। वो उस बच्चे की हेल्थ और सेफ्टी के लिए किया जा रहा है ताकि वो आगे के उसको कोई इशू नहीं। तो उसमें कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। तो टीम के साथ बिहेव अच्छा करे, टीम एक मकसद के लिए और एक अच्छे मकसद के लिए।
डोर स्टेप पे आ रहे हैं हर एक से। तो उनको प्रॉपर फीडबैक दिया जाए, सही बात बताई जाए। कई जगह ऐसा भी होता है कि वहाँ पे बच्चों को छुपा लिया जाता है, फिर सबसिक्वेंटली स्वीपिंग एक्टिविटी में डिटेक्ट करना पड़ता है या वो इंडिकेट करता है तो फिर हम वापस जाते हैं। तो टीम का ऑब्वियसली उसमें फिर काम भी है, जब उनको स्वीपिंग एक्टिविटी या रीडू करना पड़ता है एरिया को, तो साथ साथ चले जैसे वो टीम आती है उसको बताएं और अपने बच्चों को खतरे जरूर बनाएं। वो खतरे बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के। डी साहिबा, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बताएगा कि आपकी लॉट क्वालिटी इंश्योरेंस सैंपल टेक्निक जो है, जिसमें आपने इस दफ़ा तारीख में पहली दफ़ा 24 नमूने लिए हैं और 22 जो है वो बिल्कुल बेहतरीन पाए गए हैं, 2 को दरमियाना आपने वो क्वालिफाई किया है, तो इस हवाले से ये टेक्निक बताएगा कितनी ये कामयाब रही और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा? जी, ये पोस्ट कैंपेन हमारे एक्सटर्नल मॉनिटर जो हैं वो ये सर्वे कंडक्ट करते हैं और LQS किया जाता है। तो इसमें हमारा पोस्ट मार्केट सर्वे जो है वो भी बेहतरीन आया है और ये उसकी ऑब्वियसली एक क्रेडिबिलिटी है हमारी उस कैंपेन की कि जो एक्सटर्नल सर्वेयर्स हैं वो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी जो काम है वो बेहतरीन तरीके से हुआ है, फेक रिपोर्टिंग नहीं हुई, एक्चुअली काम ऑन ग्राउंड किया गया है और मैक्सिमम बच्चे जो है वो उसके अंदर कवर हुए। ऑल राइट राफिया साहिबा, थैंक यू सो मच टुडे। और आपसे जितनी भी गुफ्तगू रही उसको करने का मकसद ये था कि आम आवाम को यहाँ भी बताया जाए कि हुकूमत, जिसको हम हमेशा ब्लेम करते हैं कि इस तरह से एक्टिव नहीं है, कैंपेन्स को सही तरीके से चलाया नहीं जाता, इस दफ़ा DC लाहौर की ज़ेर निगरानी ये कैंपेन जो चलाई गई है बड़ी ज़बरदस्त रही है और हर घर में, हर डोर स्टेप पे जाके पोलियो टीम ने जो है वो पोलियो वर्कर्स ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए हैं ताकि पोलियो फ्री बनाया जा सके लाहौर को। और इसमें एट द एंड ऑफ द डे आपकी ही कोऑपरेशन चाहिए और वो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर आज दिन के आगाज़ में आपसे सवाल किया जाए कि कल के सारा दिन में आपने कितनी दफ़ा पानी पिया, तो शायद आप कहेंगे कि ओ मैं तो भूल गया। या आज के दिन में अगर आपसे कहें कि आपने 8 से 10 गिलास पानी पीना है, तो शायद वो भी आप कंप्लीट ना कर सके। वो इसलिए बिकॉज अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी तो पीना चाहिए, लेकिन पानी जिस मकदार में पीना चाहिए उसको हम मीट नहीं कर पाते। और फिर अगर आप डाइट की बात करें तो आप डाइट कर रहे हैं तब भी, और अगर आप नहीं कर रहे तब भी। अगर हर्बल डिटॉक्स वाटर की बात की जाए तो कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो कि इसमें ऐड किए जा सकते हैं जिससे आपकी बॉडी, अगर आप कम पानी पीते हैं तो भी ज़्यादा हाइड्रेटेड रहती है। इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। निम्रा हमारे साथ मौजूद है, माहिर ग़िज़ाइयत है, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। निम्रा, कहिएगा कि हम तो अगर सादा पानी पीने की बात करें तो आम आवाम वो भी बहुत कम पीती है, मतलब बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी की एक मिकदार होती है ख़ासतौर पर, जो कि अब ज़्यादा हो गई है। पहले 8 से 10 गिलास कहते थे, अब तो आपको और ज़्यादा पीने चाहिए। और फिर गर्मी का दौरानिया लाहौर में या पाकिस्तान में कम से कम 8 से 9 माह का होता है। तो अब हम हर्बल डिटॉक्स वाटर की अगर बात करते हैं तो वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, या आम पानी में चीज़ें ऐड करने से कौन से मिनरल्स का इजाफा किया जा सकता है, जो कि आप अगर पानी कम भी पिए तो आप फिर भी उसके बावजूद भी अपनी जो भी कमियां हैं उसको पूरा कर सकते हैं? देखिए जी, आजकल जैसे कि आवाम जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा कम पानी पीती है और सर्दियों में वैसे भी पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो कुछ लोगों को पानी वैसे ही लेते हुए कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कोई स्टमक इशू होता है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए अगर हम उन्हें रिकमेंड कर देते कि वो डिटॉक्स वाटर की तरफ आ जाए, तो डिटॉक्स वाटर में हम अपनी मर्जी से उनकी जो भी वो पसंद करते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, कोई वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ हद तक कोई विटामिन्स और मिनरल्स जो उसके अंदर हम इन्फ्यूज़ करते हैं वो हमें मिल सकते हैं। तो बेसिकली डिटॉक्स वाटर देने का भी मकसद ये है कि हम एक पर्सन का हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो बेहतर करें, ताकि उसकी स्किन भी उससे ग्लो करे, उसका स्टमक इश्यूज भी ठीक रहें और उसके अंदर जो इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रांग हो सके। अच्छा निम्रा, ये बताएगा कि हम अगर इसके मकसद की बात करें तो मकसद में देखिए हमारा ज़्यादा मकसद तो ये है कि बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, उसके लिए एक साफ़ पानी, हम आम पानी जो है वो पी लेते हैं। लेकिन अगर हम मिक्सचर की बात करें तो बहुत सारे लोग सिर्फ फ्रूट्स डालते हैं, या बहुत सारे लोग सिर्फ वेजिटेबल्स डालते हैं, या बहुत सारे लोग दोनों चीज़ों को मिक्स भी कर लेते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए और कौन सी चीज़ किस वक्त में आपको कितना फ़ायदा दे सकती है, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? देखिए, क्वांटिटी के हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ डिटॉक्स वाटर की, तो अगर हम खाना खाने से पहले डिटॉक्स वाटर को ½ लीटर भी कंज्यूम करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो 30% तक बूस्ट अप हो जाता है। और अगर हम वेट लॉस की बात करते हैं, अक्सर लोग डिटॉक्स वाटर को वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा।
तो वेट लॉस में अगर आप हाफ लीटर डिटॉक्स वाटर कंज्यूम करते हैं, खाना खाने से पहले करते हैं मॉर्निंग में या दोपहर को या रात को, तो वो आपका 40% रेट जो है वो इंक्रीज कर देता है वेट लॉस का। अगर आप किसी डाइट पर कंटिन्यू है, डिटॉक्सिफिकेशन डाइट पर भी हैं, तो वो आपको 40% चांसेस जो है वो वेट लॉस के वो ज्यादा कर देते हैं। अब इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स में मोस्ट कॉमन जो इंग्रेडिएंट्स जो सर्दियों में इस्तेमाल गर्मियों में इस्तेमाल होते हैं वो है हमारे पास क्यूकम्बर है, मिंट है, लेमन है और एप्पल है। ये सारी चीज़ें जो है ये कॉमनली यूज़ होती हैं। इसके साथ साथ अगर हम इसमें एडिशन करते हैं तो सर्दियों में तो बेसिकली ज़्यादा चिया सीड्स का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन गर्मियों के अंदर हम चिया सीड्स ऐड कर देते हैं डिटॉक्स वाटर के अंदर। और अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में हम फ्लेक्स सीड्स भी ऐड कर देते हैं, इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स भी हम डिटॉक्स वाटर में ऐड करवा देते हैं। और जैसे कि अब स्ट्रॉबेरी का मौसम आ रहा है तो स्ट्रॉबेरी भी डिटॉक्स वाटर में ऐड हो जाती है, बेरी वाटर उसको बोल देते हैं, फ्रूट इन्फ्यूज्ड वाटर बोल देते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स के नेम हैं जिससे हम इनको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लेमन ज़रूर ऐड करें, आप मिंट ज़रूर ऐड करें, जिससे आपको एक रिफ्रेशिंग सा अरोमा जो है वो मिलता है। इससे आपका मूड स्विंग्स जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। अगर आपने देखा है कि हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर नहीं है, आप में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हुई हुई है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी भी कम होगी और आपकी बॉडी उस तरीके से काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स जो है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो सकते हैं। जी हरमीत। अच्छा निम्रा, हमने एक और चीज़ देखी है, जब भी गर्मी होती है तो जाहिर बात है कि पानी का जो पीना है वो भी बढ़ भी जाता है, लेकिन साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि मशरूबात मुख्तलिफ़ किस्म के मार्केट्स में आ जाते हैं और फिर ये भी हमारा जाहिर बात है कि टेस्ट तो लेना ही है, छकना ही है, तो स्वाद। तो ऐसे में कौन कौन से मशरूबात हैं कि कहीं ना कहीं वो आपको बेहतरी की तरफ आपका बॉडी लेवल जो है या पानी की जो मकदार है उसको बेहतर बना सकते हैं? कहीं ना कहीं तो हमें ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक तो नहीं होती, लेकिन कौन कौन से मशरूबात को आप ज़्यादा तरजीह देंगे अगर उसको पिया जाए तो? देखिए, सबसे पहले आप गर्मियों की बात कर रहे हैं तो गर्मियों के अंदर हमारा पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा होता है गर्मी लगने की वजह से, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। उसके लिए सबसे बेस्ट ड्रिंक ये है कि आप लेमनेड इस्तेमाल करें। अक्सर शुरू से घरों में चलता आ रहा है नींबू पानी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर हम ऐसे ड्रिंक्स की बात करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं या जो ऐसे प्रोसेस्ड ड्रिंक्स होते हैं, जैसे आप पाउडर फॉर्म में होते हैं, उसको आप घर ला के पी लेते हैं, जैसे अच्छा उसकी जगह आप ग्लूकोज ले सकते हैं, अगर हम उनका अल्टरनेट आपको बताते हैं। हम लोग तो ये रिकमेंड करते हैं कि आप लोग फ्रेश फ्रूट्स की तरफ रहें, उसके जूसेस पिएं। आप मिल्क शेक की तरफ नहीं जाना चाहते, अवॉइड करते हैं, तो आप फ्रेश फ्रूट्स की तरफ रहें। आप स्मूथीज बना सकते हैं, आप योगर्ट ऐड करके फ्रूट्स के साथ मिक्सचर बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको हम अल्टरनेट में ला सकते हैं ये फिजी ड्रिंक्स की और सोडा ड्रिंक्स की निस्बत में। अच्छा मुझे बताएं निम्रा, एक और चीज़ ये भी करते हैं, ज़्यादातर कॉमन प्रैक्टिस ये भी देखी जाती है कि लोग इसमें गर्मी हो या सर्दी हो, आप क्या सजेस्ट करती हैं, गर्म पानी में इसका इस्तेमाल करना चाहिए या इसको आम ठंडे पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिकॉज अगर आप चिया सीड की बात करें तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो नरम भी हो जाते हैं, डाइजेस्टेबल भी हो जाते हैं, तो उसको गर्म पानी में वो ज़्यादा मुफीद होते हैं। तो आप ये डिटॉक्स मिनरल वाटर जो है इसे किस तरह से कंज्यूम करना सजेस्ट करती हैं? देखिए, इसको ऐसे कंज्यूम, इसका जो प्रॉपर और बेस्ट वे है, तो इसके अंदर आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कट करके आप 1 लीटर पानी लेती हैं, उसके अंदर ऐड करके आपको फ्रिज में रख देना चाहिए। तकरीबन 3 से 4 घंटे आप फ्रिज में रखें। अगर इस तरह नहीं हो सकता तो चाहिए कि आप रात को ही उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको फ्रिज में रख दें। चिया सीड्स की आपने बात की, इसको अगर हम रात से सोक करके रख दें तो जरूरी नहीं है कि इसको हम सिर्फ गर्म पानी में ही सोक करें, इसको हम नॉर्मल टैप वाटर के अंदर भी रख सकते हैं। तो ज्यादा अब गर्मियों की बात हो रही है तो गर्मियों के अंदर हमें नॉर्मल टेम्परेचर में ही इसको ले लेना चाहिए। अगर सर्दियों की बात होती तो फिर हम इसको हॉट वाटर में भी इस्तेमाल कर सकते थे। अच्छा निम्रा, एक और बात बताएं मुझे, एक कॉमन प्रैक्टिस ये भी होती है कि ऑब्वियसली आप हर दफ़ा तो उसको नया नहीं बना सकते, तो मैंने अगर डिटॉक्स वाटर पीने की कोशिश की है या जो मैं लोगों को देखती हूँ वो रीफ़िल करते रहते हैं। अगर आपने एक दफ़ा बना लिया है तो आप उसको रीफ़िल करते रहें, क्या इस तरह से भी उसका उतना ही फ़ायदा होता है? दरअसल देखिए, रीफिल कब तक कर सकते हैं आप? अगर आपने रात से उसे सोक किया हुआ है, इन्फ्यूज किया हुआ है अपने फ्रूट्स को, पहली बात है उसका सारा असर तो वो निकल चुका है, आपके वाटर के अंदर आ चुका है। अब जो आपका रेजिड्यू बच चुका है आप उसको खा सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसको बहुत देर के लिए रखते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ में फर्क आ जाता है, वो थोड़ा सा डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, उसके जो सेल्स होते हैं, विटामिन मिनरल्स इसके अंदर होते हैं, वो खराब होने की तरफ जाना शुरू कर सकते हैं ना। तो इसीलिए चाहिए कि अगर आपने रात से बना हुआ डिटॉक्स वाटर इस्तेमाल किया है तो कोशिश करें कि उसके अंदर जो आपने फ्रूट्स ऐड किए हैं ना वो भी खा लें।
अच्छा मुझे और बताइए next निम्रा कि आप उसको 24 बनाना घंटे में कब तक आप इस्तेमाल अच्छा कर निम्रा, सकते एक हैं? और चीज़ जो आपने जिक्र किया, हम देखते हैं कि जो बाहर काम करते हैं, जारी बात है पानी पीते हैं तो पसीना भी उतना निकलता है और फिर कहीं ना कहीं पानी जब भी हो जाता है। लेकिन अगर जो ऑफिस में काम करने या एसी के अंडर काम करने वाले लोग हैं तो फिर वो ये गिला करते हैं कि भैया 4-5-6 गिलास पिए नहीं और फिर ज़्यादा वॉशरूम के चक्कर ही लगाने पड़ते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये डिटॉक्स वाटर जो है ये किस मकदार में पीना चाहिए ताकि वो क्वांटिटी पूरी हो सकती है? जिस तरह रिफ़िल करने की बात की, हम तो जब तक उसका चूरमा ना बना दे तो हम तो पाकिस्तानी छोड़ने वाले हैं नहीं। तो क्या क्या मकदार होनी चाहिए वैसे? देखिए ऑफिस वर्कर्स के लिए जो इंडोर में काम करते हैं उनके लिए तो सूटेबल यही है। वैसे तो नॉर्मल इंसान के लिए ये सूटेबल है कि 8 to 10 ग्लासेस वाटर जो है वो डेली इनटेक कर ले, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे बात करते हैं वर्किंग की, तो उसके लिए सबसे सूटेबल तरीका यही है कि आप 1 लीटर डिटॉक्स वाटर जो है वो तैयार करके अपने साथ लेके जा सकते हैं। उसको आप सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा अच्छा। सिप तकरीबन आधा ग्लास आप पी लें, उसके बाद आप दोपहर को जब लंच करते हैं तब पी लें, और उसके बाद आप वापस आकर पी लें। मतलब पूरे दिन में आपने उस 1 लीटर पानी को जो है वो कंज्यूम करना है। ठीक है। अच्छा ये भी सजेस्ट कीजिएगा निम्रा कि इस सारी सिचुएशन में डिटॉक्स मिनरल वाटर जो है वो तो हम कंज्यूम करते ही करते हैं, लेकिन एट द स्टार्ट ऑफ द डे कहा जाता है कि मिनरल वाटर अगर आपने की तो आपने कैरी करना ना साथ ही। अगर आप जॉब कर जा रहे हो या आप काम करने जा रहे हो या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो आप साथ कैरी करते हो। सुबह सुबह उठकर आप क्या सजेस्ट करती हैं कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए कहा जाता है कि आप सिंपल पानी लें, उसमें नींबू डालें या कोई एक आधी चीज़ शहद डालकर आप उसको पी लें। एट द स्टार्ट ऑफ द डे ये डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए आपको किस तरह से अपना दिन शुरू करना चाहिए? 1 ग्लास वाटर अगर आपने लेना है तो उसमें क्या क्या डालना चाहिए? देखिए जो आपने बात की कि उसमें शहद डालते हैं या उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, अगर आपने वेट लॉस की तरफ जाना है तो फिर आप ये ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी पर्सन है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। लेकिन अगर आप करना भी चाहें तो उसके कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं है। इनफैक्ट अगर आप डायबिटिक नहीं है, आपको हाइपरटेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आप हाइपरटेंसिव है, आप सुबह उसी पानी के अंदर नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, आप शहद इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर आपको अपनी क्वांटिटी का भी नहीं पता, तो वो तब आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अदरवाइज अगर आप एक हेल्दी पर्सन है तो फिर आप ये कंज्यूम कर सकते हैं। बच्चों के और लिए अगर भी सादा 1 ग्लास पानी भी पी ले तो वो भी हमारे लिए नॉर्मल होता अच्छा है। लास्ट बट नॉट द मतलब लीस्ट कि ये आप बताएगा हर बच्चों खाने के से लिए भी पहले यही 1 ग्लास प्रोसीजर होना पानी पी चाहिए? बच्चों को भी आप ये डिटॉक्स हर्बल वाटर दे सकते हैं? देखिए बच्चों को तो हम नॉर्मल अगर अपने प्रॉपर तरीके से खाना पिलाना उनका पूरा कर रहे हैं, उनको अगर हम प्रॉपर इनटेक उनकी दे रहे हैं ना, तो आई डोंट थिंक सो कि उनको हमें डिटॉक्स वाटर की तरफ ज्यादा लगाना चाहिए। उनके लिए हमारे पास ग्लूकोज फार्मूलाज अवेलेबल हैं, हमारे घर पे फ्रूट्स अवेलेबल है, हम उनसे उनको जूसेस बना के दे सकते हैं। तो बच्चों के मामले में थोड़ा सा हमें उस पर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि हम खुद ही उनको उसकी तरफ ले आए ताकि उनको डिटॉक्स वाटर की इतनी खास जरूरत ना पड़े। ठीक है निम्रा, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिव्यूज़ और सजेशन जो आपने हमें दिए। पानी बहुत ज़रूरी है और अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखें, ये आपकी अपनी ज़ाती सेहत है। तो निम्रा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अब लेनी है आपसे हमें इजाज़त और 2 दिन की छुट्टी है इंशाल्लाह। अब मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोशिश करें अपने राइट लेफ्ट देखें। अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो उसका भी ख्याल ज़रूर रखें। अल्लाह हाफ़िज़।